सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे एंड डिले के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि डिले एक्चुअल में कुछ ऐसे कारणों की वजह से हुआ जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। ठीक है, एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि जो आंटी जी पहले कमरा साफ़ करने आती थी अब उनकी जगह कोई और आया आज पहले दिन, तो अब उन्हें पता नहीं है ऐसा अच्छी क्लास होता है। मैं ठहरा इंट्रोवर्टेड टाइप आदमी, अब मैं कैसे बोलूँ कि आंटी थोड़ा जल्दी करिए, थोड़ा जल्दी करिए। मैं चलो आराम आराम से कर लेते हैं, ये लौंडेला पहाड़ी लोगों का तो रोज़ का है। आ ही जाते हैं मुँह उठा के ज़ीरो सिविक सेंस और लेट ओपी करने। इनको और लेट का आज मजा चखाता हूँ मैं, इनका तो रोज़ का है। आंटी आप आराम से करो बस इसी वजह से लेट होगा। बुरा तो नहीं माने तुम लोग, मान भी जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे इन्फ्लेशन और बेरोज़गारी। क्या मतलब हंसदे चेहरे का मतलब, खैर कोई नहीं, होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। परमार सर हाय है बेटा, मेरी तरफ से एक चप्पल मुंह में मार लेना। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और हाँ कार्डिनल यूटिलिटी 10 बजे पूरे इकोनॉमिक्स लगा दोगे अब। तो चलिए इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी देखते हैं। पहले देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, बाद में रिवाइज कर लेंगे कल का लेक्चर, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं पहले। ठीक है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन है क्या? सिंपल टर्म्स में जो पैसा, जो दाम बढ़ गया किसी चीज़ का, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन इज़ द इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल्स परचेजिंग पावर डिक्रीज इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड हटा दो इसको भी। ठीक है, रिमूव दिस थिंग। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए भी। अभी आप ये समझो कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन चीज़ों का दाम बढ़ना होता है। जैसे कि पार्ले जी का जो बिस्किट है, वो आज से हो सकता है 10 साल पहले जब आप लेते होगे तो जो पैकेट आपको 5 रुपये का मिलता होगा वो आज 10 रुपये का मिलता है। बस यही है इन्फ्लेशन, यही है मुद्रास्फीति। ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, तो आज से आप ये नहीं बोलेंगे महंगाई डायन खाया जाता है, अब क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन डायन खाया जाता है। ठीक है, अब इसी को ही एक अंग्रेजी के शब्दों में, ठीक है, गोल मोल घुमा के लिख दिया गया है। ठीक है जैसे कि अपने बनराकस जी बोलते हैं, देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के बात को घुमाया जा रहा है। तो वही है, इन्फ्लेशन इज़ द इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वही है, चीज़ों के दाम बढ़ जाना। ठीक है, चाहे वो आपके चाहे आपकी सेवाएं हों या फिर वस्तुएं हों। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज में आई होप इतना तो आपको डिफरेंस अभी तक पता चल ही गया होगा कि गुड्स आर टैंजिबल थिंग्स एंड सर्विसेज आर इनटैंजिबल थिंग्स। गुड्स को आपने टच कर सकते हैं, सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रास्फीति क्या होता है? चीज़ों का जो दाम बढ़ना होता है उसी को मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करिए क्या, यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं, पीपल्स परचेजिंग पावर डिक्रीज इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। और इफ आई से इट इन अदर वर्ड्स, इन्फ्लेशन इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन वैल्यू की जो मनी की जो वैल्यू उसको इरोड कर देता है, ख़त्म कर देता है। कैसे? परचेजिंग पावर डिक्रीज करके। कैसे? जो मान लो कि 5 रुपए की पहले पावर थी, क्या आज वो पावर 5 रुपए के पास है? नहीं है। आज से 100 साल पहले जितनी चीज़ें 10 रुपए में आ जाती थी, क्या उतनी चीज़ें आज आएंगी 10 रुपए में? नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है, मुद्रास्फीति हो गई है। तो इसीलिए जो परचेजिंग पावर है उस मनी की वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, मुद्रास्फीति की जो स्थिति है उसमें लोगों की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। मुद्रास्फीति के दौरान ऋणदाता लेनदार की तुलना में ऋणी जो कर्जदार होता है उसको अधिक लाभ होता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द डेटर बोरोवर बेनिफिट्स मोर देन द लेंडर। ओके, इसका मतलब क्या है? देखो, थोड़ा सा वॉइस की मरमरिंग हो रही है, रुकिएगा जरा।
तो डेटर और बोरोवर दो लोग होते हैं, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है। इसने पैसा दिया, इसने पैसा लिया। जो पैसा देता है उसको बोलते हैं लेंडर, जो पैसा देता है ठीक है, लेनदार। और जो पैसा लेता है उसको बोलते हैं बोरोवर, कर्जदार। तुमको क्या लगता है इन्फ्लेशन में कौन बेनिफिट करेगा? अरे सर वो तो सामने ही लिखा हुआ है। बेटा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और अब ये सोचो कि क्यों। ठीक है, तो तुमने देख ही लिया है कि कौन बेनिफिट करेगा। नहीं देखा है तो मत देखो, सोचो खुद से कौन बेनिफिट करेगा अगर इन्फ्लेशन है तो। जब इन्फ्लेशन होता है तो जो बोरोवर होता है उसका ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है लेंडर से, अगर लेंडर ने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो। किन चीज़ों का पहले समझते हैं एग्जाम्पल से एक। नाउ इफ़ यू बोरो ₹10,000 फ्रॉम अ लेंडर, लेंडर मतलब जो किसी ने तुमको पैसा दिया, एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, द मनी यू रीपे इज वर्थ लेस देन when you borrowed it. As inflation occurs, the general price of goods and services increase, meaning the value of the money decrease. When you repay the 10,000 in interest, the money you return has less purchasing power than when you borrowed it. देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के हमको परेशान किया जा रहा है। चिंता मत करो। इसने 10,000 रुपये इस बंदे को दिए, ठीक। एक साल बाद इसने लौटा दिए 10,000। सिर्फ 10,000 अगर मैं बात करूं कि 10,000 लिए और 10,000 लौटा दिए, ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूं कि लेने वाले का प्रॉफिट हुआ, इसका नुकसान हुआ। जबकि 10,000 ही लिए गए थे, 10,000 ही दिए गए थे, तो फिर नुकसान क्यों हुआ? नुकसान इसलिए हुआ बिकॉज इसमें इन्फ्लेशन की अकाउंटिंग नहीं करी गई। इन्फ्लेशन की अकाउंटिंग नहीं करने से मेरा मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन की वजह से, अरे यार थोड़ा रुको यार, तो 10,000 रुपये इसने जो लिए, मैंने क्या बोला, इसका फ़ायदा हुआ, इसका नुकसान हुआ, इसका फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि जो 10,000 की परचेजिंग पावर इस साल है, ठीक है, अगले साल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मान लो 5% का इन्फ्लेशन है, ठीक है, मान लो 5% का इन्फ्लेशन है, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो अब ये जो 10,000 रुपये हैं उतनी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, इन द करेंट ईयर, जो पिछले साल खरीद सकते थे। दैट मीन्स कि भाई आपका नुकसान हो गया। तो इस नुकसान की भरपाई कैसे करी जाए? लेंडर को क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? लेंडर शुड चार्ज अ इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये करने के बावजूद भी, वो तो सर होता ही है, कोई भी पैसा देता है तो ऐसे तो देता नहीं, ब्याज में देता है, फिर भी वो लॉस में हो सकता है। या तो लॉस में ही हो सकता है कि उसको कोई फायदा ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज कि इन्फ्लेशन 4% का है और आप ब्याज की जो दर जिस पे दे रहे हैं वो 4% है, नुकसान हुआ। अगर आप 5% पे ही दे रहे हैं जो इन्फ्लेशन की रेट है, तो ना तो नुकसान ना तो फायदा, यानी कि आपका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने यार उसको पैसा दे दिया उधार में, 5% रेट भी ले रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट, वाओ मैं तो बड़ा साहूकार टाइप आदमी बन गया हूँ, अभी मैं तो बैठे बैठे खा सकता हूँ। ना ना ना, तुम जो है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए हो। तुम तब फायदे में रहोगे व्हेन यू विल चार्ज दी व्हाट, रियल इंटरेस्ट रेट। हाँ, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रियल इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। जैसे कि इन्फ्लेशन अगर मान लेते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कि आपका इन्फ्लेशन अगर मान लेते हैं 5% है, तो नॉमिनल जो आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, लाइक फॉर एग्जांपल आप 10% कर सकते हैं, ठीक है, 10%, तब आप मान सकते हैं कि आपने एक्चुअल में इफेक्टिवली आप उस पैसे पे 5% अर्न कर रहे हैं। यानी मैंने क्या किया, इन्फ्लेशन का कंपोनेंट घटा दिया या हटा दिया, समझ रहे हैं आप, नॉमिनल से। नॉमिनल क्या है?
जो आप ऐसे ही चार्ज कर रहे थे, जिसमें इन्फ्लेशन की अकाउंटिंग नहीं हुई थी। समझ में आई होगी ये चीज़, ठीक। फिशर ने भी कुछ यही चीज़ बोली थी। फिशर का ये कहना था, फिशर ने एक्चुअल में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था, उससे पहले तो सब उल्लू थे। मनी इल्यूजन, धन अवधारणा। ऐसा लगता है हमें क्या कि जैसे इसको लग रहा था कि वाओ मैं तो 4% या 5% रेट चार्ज कर रहा हूँ, मैं तो साहूकार हो गया, बन गया हूँ, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन उसका तो कुछ पैसा बन ही नहीं रहा था, क्योंकि जो परचेजिंग पावर है मनी की, ऑब्वियसली जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इरोड होती है विद द इन्फ्लेशन। परचेजिंग पावर कम होती है, खरीदने की शक्ति कम होती है उसकी। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इरविन फिशर ने दिया था। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी सप्लाई द वेलोसिटी। ये छोड़ दो अभी, ये समझो मनी इल्यूजन क्या है। तो वही बोला इन्होंने कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी आज से मान लो कि 5 साल पहले 10,000 थी और आज मान लेते हैं वो 20,000 हो गई है, ठीक है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है, फिशर जी ने बोला कि जो 10,000 में जितना सामान आप आज से 5 साल पहले खरीद लेते थे वो आज 20,000 रुपये में भी नहीं खरीद पाते हैं। दैट मीन्स कि यू हैव एन इल्यूजन, आपको अवधारणा हो रही है मनी को लेके कि आपकी सैलरी इंक्रीज कर गई है। लेकिन अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो जितनी चीज़ें आप 10,000 में खरीद पा रहे थे, क्योंकि अब 20,000 में भी आपको नहीं मिल रही है, मतलब ये है सैलरी बढ़ी नहीं, घट गई है आपकी। तो ये बोला था इन्होंने। बाकी इसको हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। मुझे वो करवा देना, नहीं तो फिर तुम कन्फ्यूज़न हो जाओगे, कन्फ्यूज़न चिल्लाओगे और फिर बोलोगे, ये तुम्हें लगेगा कि इसका क्या लिंकेज है, जबकि इसका आगे यहाँ से कोई लिंकेज है नहीं। अब इन्फ्लेशन के टाइप्स पे आते हैं। देखिए, इतना सुनने के बाद इन्फ्लेशन के बारे में आपको लग रहा होगा इन्फ्लेशन तो बड़ी गंदी चीज़ है, नहीं लग रहा होगा। नेशनल इनकम तो करा ही नहीं, हाँ इकोनॉमिक्स तो खत्म हो गई है ना, ठीक है। तो नेशनल इनकम कल होगा, ठीक है, चिंता मत करिए। अब क्योंकि वहाँ पे जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो वहाँ नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी में पढ़ाऊंगा तो तुमको इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा, नहीं पता होगा तो फिर, तो इसलिए इन्फ्लेशन पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन अलग अलग होते हैं। तो इन्फ्लेशन के बारे में अभी तक सुन के तुम्हें यह लग रहा होगा कि काफ़ी ख़राब चीज़ है, जो कि है नहीं है, तो अच्छी भी नहीं है। तो क्या है फिर? ये नमक है, ठीक है। नमक हो, नमक नहीं चंदन हो तुम कभी, ऐसा मैं इन्फ्लेशन को बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये जैसे चंदन ठंडक देता है वैसे इन्फ्लेशन ठंडक देता है इकोनॉमी को। लेकिन नमक भी है, कैसे? अगर ना हुआ तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हुआ तो दिक्कत है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है 3 से 4%, ठीक माना जाता है। ये थोड़ा सा भागने लगा है, रनिंग 10 to 20%, ठीक है, ठीक है। वॉकिंग में 4 to 10% रहता है, इसमें भी दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। जनरली रखा जाता है वही 4 से 5% में टारगेट रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। क्या कहते हैं उसको? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। कौन करता है? देश की जो केंद्रीय बैंक होती है आरबीआई, वो करती है, ठीक है। तो नॉर्मली 4-5% रखा जाता है, ठीक। रनिंग 10 से 20%, थोड़ा सा भागने लगा है। गैलोपिंग भयंकर भाग रहा है 20 से 100%। हाइपर 100% से भी ज़्यादा, मतलब बिलियंस, ट्रिलियंस, मिलियंस, इतना टाइम्स जो है इन्फ्लेशन हो जाता है, तब उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, जैसे वेनेजुएला सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है। इससे पहले आई थिंक 1985 के टाइम पे जिम्बाब्वे वगैरह में हुआ था ये, और भी कंट्री जैसे श्रीलंका ने भी ये सब गैलोपिंग और इन्फ्लेशन वगैरह फेस कर रखा है। इसमें होता क्या है? क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। यानी कि अगर मान लो 10 की चीज़ है तो पता चला वो 10,000 में या 1 लाख में मिल रही है। सोचो, तुम बिस्किट लेने गए, 10 रुपये कोई भी सामान लेने गए और तुमको 1 लाख रुपए लेने जाने पड़ रहे हैं, 1 लाख रुपए लेके जाना पड़ रहा है, 1 लाख रुपए, समझ रहे हो तुम, ठीक है। 1 लाख तुमको झोला लेके जाना होगा, उसमें भर भर के पैसे हैं, झोला भर के देना होगा। अब सोचो गिनने वाला कैसे गिनेगा, देने वाला कैसे देगा, गिनने वाला कैसे गिनेगा? ऐसा क्या, इससे होता क्या है? इकोनॉमी पूरी तहस नहस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में उस मनी की जो वैल्यू थी वो पूरी इरोड हो चुकी है। यहीं से हमारे उस सवाल का उत्तर निकल के आता है जो हमें बचपन से काफ़ी कोलाहल में डालता है। वो प्रश्न क्या है? वो है कि क्यों नहीं सरकार मनी प्रिंट करके बांट देती है सबको? क्यों नहीं मनी प्रिंट करके बांट देती है जिससे महंगाई दूर हो जाए? तो अब समझ में आया क्यों? लोगों के हाथों में पैसा बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है?
उसके एवज में कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ है, प्रिंट कर दिया, भाग 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 प्रिंट कर दिया और दे दिया लोगों को, लो क्या होगा। मेरे पास पहले 1000 रुपये था, गवर्नमेंट ने प्रिंट करके उन्हें 10,000 दे दिए। अब मैं रुकूंगा थोड़ी ना, भाग के जाऊंगा भैया ये गोल्ड स्टार नहीं, अब ऐसे इसके जूते निकालो, ठीक है, महंगी टी शर्ट महंगी सब, लेकिन जूते टी शर्ट तो बने ही नहीं है, वो तो बने ही नहीं है, तो फिर क्या वही होगा, यही जो मैंने बताया। इकोनॉमी में जो मनी की वैल्यू वो ख़त्म होने लगेगी, धीरे धीरे इरोड हो जाएगी और इकोनॉमी जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगी। जब बना ही नहीं है तो दे कहाँ से देगा, क्यों? क्योंकि सबके हाथ पास पहुँच गया, हर कोई जाएगा, उससे क्या होगा, उससे दाम बहुत बढ़ जाएंगे, उसको बढ़ाने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे हाथ में पहले 1000 रुपये थे तो अफोर्ड नहीं करा, 10,000 आ गए, तो वो उसका प्राइस बढ़ा के फिर उसको सबके पास आ गया, क्योंकि सबके पास आ गया तो फिर क्या होगा, उसको बढ़ा के उसको भी अपना 10 टाइम्स या 100 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा प्राइस, क्योंकि वो तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। तो इसीलिए आपके हाथ में पैसा है, बढ़ रहा है, उससे गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं। इनफैक्ट ठीक है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है, हर कोई चाहता है कि भाई पैसा बढ़े, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, लेकिन सही तरीके से बढ़े ना। गवर्नमेंट प्रिंट करके करेंसी दे देगी, उससे थोड़ी ना एक्चुअल में आपका परचेजिंग पावर तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब सर गवर्नमेंट कभी इस तरीके की प्रिंटिंग करती नहीं है? करती है, ज़बरदस्ती की भी प्रिंटिंग करती है, जब उसको लॉस होता है ना तो करती है। उसको एक हम टर्म करते हैं, कॉइन करते हैं, वो आगे देखेंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सिग्नोरेज। क्या बोलते हैं? सिग्नोरेज। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, या तो आगे क्यों बताऊंगा यही तुम समझ लो, ठीक है, या तो चलो आगे ही बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतनी चीज़ समझ में आई, या तो चलो समझ ही लो, फिर क्या ही है, तुमसे क्या ही छुपाना, अपने ही लोग हो तुम तो, ठीक है। कभी सवाल बना नहीं है इस पे, लेकिन अगर बन जाए तो व्हाट इज दिस, नथिंग बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिसोर्स जनरेट कर रही है थ्रू प्रिंटिंग ऑफ फ्रेश करेंसी, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ फ्रेश करेंसी। अब जब गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करी तो उसमें से वो कॉस्ट हटा दो, जो पेपर जिससे करेंसी बनी है और प्रिंटिंग कॉस्ट आया, इफेक्टिवली जो कॉस्ट जनरेट करी है गवर्नमेंट ने, क्यों करी है ये, क्यों करी है ये गवर्नमेंट ने? इसलिए करी है क्योंकि उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी थी, उसके जो घाटे थे उसकी भरपाई करनी थी। तो कभी कभी ये गवर्नमेंट कर लेती है, लेकिन अगेन ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, अगर ढंग से ना करिए गया तो दिक्कत में पड़ सकता है। इसी को इन्फ्लेशन टैक्स भी बोला जाता है। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है समझो, तुम नहीं समझ ही लो आज तुम। मेरे पास 1000 रुपये है, मैं बैठा हूँ आराम से बैठा हूँ भाई, मेरे पास 1000 रुपये है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रिंटिंग कर दी करेंसी में। अब करेंसी प्रिंट करी है तो मार्केट में जाएगी, मार्केट में जाएगी तो लोगों के हाथों में जाएगी, लोगों के हाथों में जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे बेचने वालों को, जो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो मेरे 1000 रुपये की कीमत अपने आप कम हो गई। बैठे बैठे बैठा हूँ आज भी मैं, 1000 रुपये की प्राइस वैल्यू घट गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे इन 1000 रुपये की कीमत घटा दी। दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स से सरकार पैसा मुझसे ले ले, वही है टैक्स। सरकार ने करेंसी प्रिंट करके एक तरीके से मेरे पैसे की वैल्यू कम कर दी, यानी इन्फ्लेशन टैक्स हो गया। इसी को सिग्नोरेज बोलते हैं। गॉट इट? ओके। Now there are two causes of inflation. What are the causes? मतलब क्या, किस वजह से इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति। तो एक तो तुम समझ गए हो, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ जाना, यानी लोग अगर ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे, भाई पैसा ज़्यादा आया तो मतलब डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज डिमांड साइड इन्फ्लेशन। इट कैन बी कॉज बाई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब सबको रोजगार मिल रखा है, सबको रोजगार मिल रहा है, हर कोई काम कर रहा है, मतलब मज़े मज़े हैं पूरे इकोनॉमी के। हर कोई काम कर रहा है तो हर किसी को पैसे मिलेंगे, जब हर किसी को पैसे मिलेंगे तो हर कोई खरीदने जाएगा। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना नहीं है जितना कि यूएस में है, जितना कि चाइना में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा उतना नहीं है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्शन नहीं होता है। तो हमारे लोग आज भी वही, मेजॉरिटी जनता वही बोल सकते हैं कि अगर जूते का एग्जाम्पल कल से लेके चल रहे हैं तो वही ले लेते हैं कि कैंपस का जूता बन रही है। लेकिन यूएस में, चाइना में, यहाँ नाइकी ये सब बिकता है काफ़ी जोर का। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा है, तो उनके पास परचेजिंग पावर है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में। वहाँ पे सब लोग रोजगार उनको मिल रखा है और अच्छे तरीके का, मतलब ज़्यादा उनको तनख्वाह मिलती है, एवरीथिंग ठीक। तो
इट कैन बी कॉज बाई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। वही जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर रही है, अब गवर्नमेंट स्पेंड दो तरीके से कर सकती है। जो उसके पास करंट में पैसा पड़ा है उसको डाले, इंटरेस्ट रेट कम करे, टैक्स कम करे। भैया समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि नहीं समझ रहे हो? गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट कम कर दे, ये सारे चीज़ कम कर रही है, तो उससे भी तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? एक तरीके से गवर्नमेंट लोगों के हाथों में पैसा बढ़ा रही है। और या फिर वो करेंसी को प्रिंट भी कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज सिग्नेचरेज या फिर इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक। और दूसरा तरह, इट कैन बी शॉर्ट टर्म, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत सारी मनी, क्योंकि लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ गया है तो इसीलिए ये टर्म लिखा गया है। टू मच मनी, बहुत सारा पैसा है जो सिर्फ कुछ गुड्स को क्या कर रहा है, चेज कर रहा है। यही होता है जब आप करेंसी को प्रिंट करके लोगों को दे देते हैं। गुड्स तो सिर्फ कुछ ही हैं और बहुत सारी मनी है जो उन कुछ गुड्स को चेज कर रहे हैं। ये हिंदी में देख लेंगे। कॉस्ट पुश क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन कॉस्ट, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है? चीज़ों के बनाने की अगर लागत, जैसे कि रॉ मटेरियल, जिस चीज़ से मैं अपना आइटम बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है उसका दाम अगर बढ़ जाए तो, ठीक है, उसका दाम बढ़ जाए तो अब कैसे दाम बढ़ सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो टी शर्ट बनाई जा रही है, तो टी शर्ट में अगर बात करेंगे, ठीक है, टी शर्ट में अगर बात करेंगे तो टी शर्ट में हो सकता है कि जो धागा लगता हो, है ना, जो कॉटन लगती हो, जो बटन्स वगैरह जो भी है, या फिर हो सकती है लेबर, तो वो सब महंगी हो गई है, सब या फिर कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन आया है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। ठीक है। यहीं पे एक टर्म आता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। कोई चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कच्चा, आपको पता है जो हम पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं मोस्टली ये हम इंपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसकी वजह से जो हमने वो इंपोर्ट किया, ठीक है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह हम यहाँ पे वैसे तो क्रूड ऑयल लेते हैं, फिर इसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाते हैं, तो जो क्रूड ऑयल है हम इंपोर्ट किए, उसका क्योंकि दाम बढ़ा है, उसकी वजह से, क्योंकि वो तो गाड़ियों में डलता है, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी किसी चीज़ को इधर से उधर ले जाने में, तो उस चीज़ की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मान लो कि मुझे चिप्स हैं, चिप्स एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं, क्योंकि उसको ले जाने की कॉस्ट बढ़ गई पेट्रोल की वजह से, तो उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी चिप्स की, समझ रहे हो? तो इसको बोल देते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि कोई चीज़ हमने इंपोर्ट करी उसमें इन्फ्लेशन था और उससे इन्फ्लेशन ही हुआ। ठीक है, ऑलराइट। तो डिमांड पुल, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा, कॉस्ट पुश, उस चीज़ को बनाने में आई जो लागत है वो बढ़ गई है। डन। ठीक है, ये हिंदी में रहा आपका। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए हम इंडेक्सेस का पहले यूज़ करते हैं। पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए जल्दी से। सर गोल्ड में इतना इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? गोल्ड की प्राइस इसलिए बढ़ रही हैं, जैसे सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट से ट्रेड वॉर वगैरह चल रहा है, तो शॉर्टेज हो रही है। शॉर्टेज हो रही है, एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, जिनके लिए बहुत एसेंशियल है तो वो बल्क में उसको ले रहे हैं, बल्क में उसको ऑर्डर दे रहे हैं। काफ़ी सारी टेक कंपनीज़ हैं जहाँ जो सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वजह से उसके दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका शॉर्टेज है। इस वजह से सप्लाई साइड वाला लिंकेज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। टैरिफ से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है क्या? बिल्कुल जी हाँ। टैक्स रेट आप बढ़ा दोगे, टैरिफ इज़ कि भाई हमने टैक्स रेट ज़्यादा लगा दिया, तो फिर उसका दाम बढ़ जाएगा, अगेन इन्फ्लेशन बिल्कुल हो सकता है। सर गवर्नमेंट पैसा छाप के अपना लोन क्यों नहीं उतार सकती? उतारती है नितिन भास्कर जी, उसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ये जो मैंने लिखा था टर्म, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला डबल एज स्वॉर्ड है ये, गवर्नमेंट करती है ऐसा। ठीक है, इसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। अब लोन वो आरबीआई से ले सकती है या फिर लोगों से उठा सकती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह इशू करके। बैकग्राउंड में कौन रो रहा है? अरे ये सब आ गए, थोड़ा चिल्लर पार्टी तो वही है, दिमाग खराब किए रहते हैं। सर सिग्नोरेज से भी इन्फ्लेशन हो रहा तो उससे डेफिसिट कैसे भरती है सरकार? ये डाउट थोड़ा सा अजीब सा है अनुज प्रसाद जी।
सिग्नोरेज से भी इन्फ्लेशन हो रहा तो उससे डेफिसिट कैसे भरती सरकार? ये क्या है? सिग्नोरेज से इन्फ्लेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। उससे डेफिसिट कैसे भरती? डेफिसिट कैसे भरती? क्या पर करेंसी को प्रिंट किया, ज्यादा करेंसी आ गई उसके हाथ में, कर दिया डेफिसिट फाइनेंसिंग, कर दिया उसने अपने डेफिसिट को वो कवर। चलो, आपको क्या लगता है डॉलर गोल्ड के प्राइस? भाई देखो यहाँ पे मैं वो शेयर मार्केट टाइप एडवाइज़र नहीं हूँ जो मैं एडवाइस दूंगा। चलिए ठीक, आगे बढ़े। अभी मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन पे आते हैं, मुद्रास्फीति का मापन पे आते हैं। ऑलराइट, कैसे मापते हैं इन्फ्लेशन को? तो इन्फ्लेशन को पता है कैसे मापते हैं? नहीं आज तुम देख ही लो। आज इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? करंट ईयर का, पता नहीं क्या हो जाता है यार कभी कभी, एक सेकेंड, ठीक है। करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स लेंगे माइनस प्रीवियस ईयर का प्राइस इंडेक्स अपॉन, ठीक है, अपॉन, पता नहीं क्या अजीब सा हो जाता है इसमें, दिमाग खराब हो जाता है फिर, कुछ तो हो जाता है इसमें स्लाइड में, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो अगर बात करेंगे जो इन्फ्लेशन रेट है वो कैसे निकालते हैं? इन्फ्लेशन रेट निकालते हैं करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स ले लेंगे माइनस प्रीवियस ईयर का प्राइस इंडेक्स ले लेंगे, ठीक है, अपॉन प्रीवियस ईयर का प्राइस इंडेक्स इनटू 100, आ गया इन्फ्लेशन। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और अराइज हो गया, एंड दैट इज कि ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है? तो प्राइस इंडेक्स जो होता है, प्राइस इंडेक्स को अलग अलग तरीके के होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस होते हैं, मेनली तो WPI, CPI और PPI हमें पढ़ने होते हैं। ये इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस मतलब ये है कि हम होलसेल लेवल पे, होलसेल मतलब अभी कंज्यूमर के पास माल नहीं पहुंचा है, थोक, जैसे फॉर एग्जांपल बुक मेरी फैटमैन, मान लो फैटमैन जो बुक है ये प्रिंट हुई प्रिंटिंग हाउस में, ये होलसेलर के पास जाती हैं, होलसेलर इनको रिटेलर को देता है, यानी दुकानदारों को बेचता है, दुकानदार देन आपको बेचता है। तो सबका इसमें मार्जिन में, इसमें क्या होता है? मार्जिन होता है। जिसने प्रिंट किया, इसने जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आपको दिया। तो ये सब इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर होलसेल लेवल पे हम चेक करते हैं कि कितने मिला, तो होलसेल, कंज्यूमर को कितने में मिला, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और प्रोड्यूसर ने, अगर मैं यहीं पे चेक कर लूं तो ये सब फालतू का झंझट नहीं, झमेला नहीं होगा, उसको बोल देते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक, ओके। प्राइस इंडेक्स इन जनरल इज कैलकुलेटेड बाय द कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट in a given year, ठीक है, in the current year, upon cost of market basket in a base year into 100, ठीक। अब बात आती है कि बास्केट, क्या बास्केट? देखो WPI, CPI, इन सब में क्या है, कुछ बास्केट होती है, ठीक है। बास्केट होती है मतलब, बास्केट का मतलब यह है कि हम इसमें कुछ आइटम लेते हैं और उन आइटम का कॉस्ट देखते हैं कि करंट ईयर में कितना है, अपॉन बेस ईयर में कितना था, इनटू 100। बेस ईयर मतलब ये कि हमें एक आधार वर्ष चुनना होगा। अगर हम आधार वर्ष नहीं चुनेंगे तो क्या होगा, हम इन्फ्लेशन की अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि 100 से 120 यहां पे क्या हुआ, बढ़ा प्राइस, 20 बढ़ा, 120 से 140 हो गया, कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, 140 से 160 हुआ, कितना बढ़ा, 20 बढ़ा,
कितना नॉर्मल लग रहा है, नहीं? ठीक है, लेकिन अगर हम इसको पिछले ईयर से कंपेयर करें तो 20% बढ़ा, लेकिन इसको अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करें तो कितना बढ़ा? 20% नहीं बढ़ा। अगर आप देखोगे तो इफेक्टिवली कितना बढ़ा है? कितना? क्यों? 16 पॉइंट कुछ 6% बढ़ा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बेस ईयर को फिक्स कर लें, और उस बेस ईयर को हम आधार वर्ष बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सब में होता है बेस ईयर, WPI में, CPI में, PPI में, सब में होता है, और अभी रिसेंट में रिवाइज भी किया गया है ये। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स इस तरीके से निकाला जाता है कि कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो WPI में आते हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, होलसेल लेवल पे चेक किया जाता है। ठीक है, बिफोर दे रीच द कस्टमर, उस वहां पे चेंज इन प्राइस को नोटिस किया जाता है उससे पहले ही। कौन निकालता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, यानी कि आर्थिक सलाहकार कार्यालय है, जो कि आपका किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, और आधार वर्ष इसका 2011-12 हुआ करता था। अभी क्या हो चुका है? अभी हो चुका है 2022-23, ध्यान रखना। ठीक है, प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन सेम नहीं होता है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन सेम नहीं होता है। तो 2022-23 हो चुका है अभी, मतलब अभी तक जो डेटा कैलकुलेट किया गया है, अभी जो लेटेस्ट डेटा भी आया था वो इसी आधार वर्ष के हिसाब से आया था, लेकिन अभी रिसेंट में ही इसको जो अगला डेटा आएगा 2026 के अंत तक, ठीक है, तो वो आपका इस बेसिस पे ही आएगा, दैट इज 2000 जो 22-23 को बेस ईयर मान के उसी हिसाब से अब कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स इन द करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100 WPI, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक, ऐसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, CPI, जिसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं। इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द कंज्यूमर एंड रिटेल लेवल। कंज्यूमर को कितने में मिल रहा है कोई भी चीज, उसमें कितना प्राइस में चेंज आया, वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मापते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर्स। यह उपभोक्ताओं के लिए जीवन यापन की लागत को दर्शाता है। इट इज रिलीज्ड बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है, और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इसको रिलीज करता है। बेस ईयर अगेन 2011-12 से इसका रिवाइज हो चुका 2024। इससे पहले 2005-6 हुआ करता था, फिर 2011-12, और अभी 2025 के अंत में कमेटी बनाई गई थी जिसने कि बोला है कि अब इसको CPI WPI का 2022-23 कर दो और CPI का 2024 कर दो। CPI जो है और WPI, अब इनमें देख लेते हैं ये बास्केट ऑफ गुड्स हैं क्या। यहाँ पे आपने अगर एक चीज नोटिस करी हो ध्यान से, तो यहाँ था चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, यहाँ क्या था? चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है, वो ये है कि अगर मुझे सेवाओं में, सर्विसेज में, अब सर्विसेज क्या होती है मैं पढ़ा रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ तुमको। ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है, ठीक है, मेडिकल एक सर्विस है। तो सर्विसेज में अगर मुझे देखना है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ, तो मैं WPI के पास नहीं जाऊंगा, मैं CPI। क्यों? क्योंकि इसके बास्केट में, WPI के बास्केट में आता ही नहीं है क्या? सर्विसेज। अच्छा, तो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन WPI क्या है? वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो हम आइटम ले रखे हैं इसकी बास्केट में, उसमें भी हमने वेट असाइन कर रखा है उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड गुड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको सबसे ज्यादा वेटेज मिल रखा है 64.2% का। प्राइमरी आर्टिकल्स यानी कि प्राथमिक वस्तुएं 22.6%। प्राइमरी आर्टिकल्स का मतलब यह है कि जो काइंड ऑफ रॉ मटेरियल होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर ऐड करता है, उसको हम प्राइमरी आर्टिकल बोलते हैं। फ्यूल एंड पावर 13.5%। तो ये टॉप 3 बास्केट हैं जो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे फूड एंड बेवरेज हाईएस्ट है, हाउसिंग है, एंड फ्यूल एंड पावर है। ठीक है, क्लियर। और एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ लिख देता हूं, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए। ऑलराइट, ठीक है। परसेंटेज याद करना, परसेंटेज में आप जो टॉप वाला है उसको याद कर लेना, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चर यहाँ पे फूड एंड बेवरेज है, लिखा नहीं इसका, लगभग 45.8% होता है। ठीक है, आगे बढ़ें।
ऑलराइट, सीपीआई को बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक्चुअल में आज जो हम यूज़ करते हैं करंट में, वो इसका हम यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है। वैसे नहीं ऊपर वालों नहीं करते हैं, मेनली इसका करते हैं। पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, ये लगभग 2005-6 के टाइम पे आया था। अगर मैं बात करूं सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड, पहले होता था सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब कि जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो लोग जो जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो हम लेंगे और उसमें देखेंगे कितना इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, उसमें इंडेक्स को मापेंगे। और ध्यान रखना इसमें मेनली जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का यूज़ किया जाता है, शायद आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो हमें नहीं पढ़ना है, ना तो आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा, आज तक यूपीएससी के पेपर में नहीं पूछा गया है कि क्यों किया था, कैसे किया जाता है, वो हमें मैथ्स नहीं पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए बस इतना ध्यान रखना, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ होता था जो थोड़ा सा लीनियर टाइप होता है, आई थिंक आपको पता होगा 2, 4, 6, 8 ऐसा टाइप। ये क्या है 2, 4 है ना, 8, 16 इस तरीके से। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का यूज़ किया जाता है जहाँ पे काइंड ऑफ सिग्मा लिया जाता है, जितने भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनका एक काइंड ऑफ वेटेड एवरेज है ये। तो पहले इसका यूज़ होता था, देन एग्रीकल्चर लेबरर का यूज़ होता था, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर आई थिंक फिर से रिपीट हो गया है, इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं, यहाँ पे रूरल वर्कर होगा, ठीक है, आरएल होगा यहाँ पे, रूरल लेबर। फिर बाद में ये बात आई थी कि भाई ये रूरल लेबर और ये जो एग्रीकल्चर लेबर है ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोइंसाइड कर जाते हैं। जो लोग खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जब ऑफ सीजन होता है तो एग्रीकल्चर छोड़ के वो रूरल लेबर का काम करते हैं। तो फिर बीच में इसको हटा दिया गया था, फिर ऐड कर दिया गया था, वो हमारा काम की चीज़ नहीं है। बट ये ध्यान रखिएगा कि हाँ इस तरीके से ये भी होते हैं। और ये जो एग्रीकल्चर लेबरर है और जो ये रूरल लेबर वाला है, ठीक है, इनको कौन कैलकुलेट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वो इनको कैलकुलेट करती है। और जो बेस ईयर है आपका सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का, ठीक है, और रूरल लेबर का आपका 1986-87 है। वहीं पर इंडस्ट्रियल जो वर्कर का है वो 2016 है। फिर बाद में 2005-6 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया सीपीआई रूरल को, देन सीपीआई अर्बन को। और फिर क्या किया जाता है, सीपीआई रूरल निकाला जाता है, सीपीआई अर्बन निकाला जाता है, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है एंड देन हम बोल देते हैं सीपीआई कंबाइन। तो मोस्टली जो आप सीपीआई सुनते हो कि ये सीपीआई है फिर जो भी, वो सीपीआई कंबाइंड ही होता है, रूरल प्लस अर्बन। इसका बेस ईयर मैंने आपको बताया अब 2024 हो चुका है। कौन कैलकुलेट करता है, एनएसओ अंडर मॉस्पी, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था एनएसओ मॉस्पी वाला, ये कंबाइंड वाला ही था, क्योंकि मेनली कंबाइंड वाला ही यूज किया जाता है। जो आरबीआई भी है वो सीपीआई कंबाइंड को ही यूज करती है अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो लेके आती है। मॉनेटरी पॉलिसी मनी एंड बैंकिंग में डिटेल में समझेंगे। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, अगर हम प्रोड्यूसर लेवल पे ही चेक कर लें, तो अगर हम प्रोड्यूसर लेवल पे ही अगर हम चेक कर लें कि कितना बढ़ा है चीज़ों का दाम, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो जाता है। तो इट मेजर्स द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन द सेलिंग प्राइस रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फॉर देयर आउटपुट। While the CPI tracks what consumers pay, PPI looks at inflation from the seller's perspective। जो बेच रहा है, जो प्रोड्यूस किया है, अभी जैसे मैंने बुक प्रोड्यूस करी है फैटमैन, तो हो सकता है मैंने प्रोड्यूस करी हो कितने, 149 रुपए की मेरी कॉस्ट आई हो, तो ये है। अब 149 से अगर मान लो इस साल, पहले पिछले साल 2025 में 149 थी, अब हो गई 152, तो एक तरीके से इन्फ्लेशन कितना हो गया 3 रुपए का, ये प्रोड्यूसर लेवल पे। फिर हो सकता है कि होलसेल वाले को मिलती हो कितने में, हो सकता है होलसेल वाले को मिलती हो यहाँ पे 160 में, ठीक है, 160 में मिलती हो उसको, और 160 मिलती थी तो उसका जितना भी मार्जिन था, ठीक है, जो भी है, लेकिन अब उसको 170 मिल रही है, तो यहाँ पे 10 रुपए बढ़ गए हैं, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन में ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। फिर जब ये बेचेगा तो इसने क्या किया, अभी इस जो पहले बेचता था ये 100 हो सकता है 80 में बेचता हो, ठीक है, रिटेलर को, और अभी क्या कर दिया 200, तो यहाँ कितना हुआ, तो मतलब ये क्या था, ये होलसेल लेवल पे था, ठीक है, ये आपका प्रोड्यूसर लेवल पे, ये होलसेल लेवल पर। जो कंज्यूमर को मिलेगा वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, सिंपल। ये कंज्यूमर के लेवल पे कितना प्राइस इंक्रीज हुआ। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को थोड़ा ज्यादा रिलायबल माना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टैक्स वैक्स अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, और मेन एकदम फ्रेश है। फ्रेश का मतलब है कि जहां पे प्रोड्यूस हुआ वहीं पे हमने चेक कर लिया, तो हमें आगे कितना इन्फ्लेशन होगा, यानी कि होलसेल लेवल पे और कंज्यूमर लेवल पे, वो हम टेस्ट कर पाते हैं पहले ही, वो हम पहले ही उसकी आकलन कर पाते हैं। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर ने कॉस्ट बढ़ाई है, वो अगर महंगे में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है होलसेल वाला रिटेल वाला लॉस खा के तो नहीं बेचेगा, वो पास ऑन करता जाएगा आगे आगे आगे। It is a critical lending indicator when production costs rise for manufacturer. These increases are actually passed onto the consumers later. Simple. All right, ठीक।
ऑलराइट, अब आते हैं ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये जो हमने इंडेक्स कैलकुलेट किया ना, अब बस इसी से इन्फ्लेशन को मेजर कर लेते हैं। कैसे? प्राइस इंडेक्स को रखेंगे यहाँ पे, करंट वाले को, प्रीवियस वाले को रखेंगे, और जो प्राइस इंडेक्स जनरली बेस ईयर का, ठीक है, जो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स माना जाता है, ठीक है, वो 100 अज्यूम कर लिया जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस ईयर 2024 है, ठीक है, बेस ईयर 2024 है, WPI में 2022-23 था। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जब वेटेड एवरेज निकाला जाता है जियोमेट्रिक मीन का यूज करके, तो इस तरीके से निकाला जाता है कि भाई जो भी निकल के आया उसकी वैल्यू हम 100 काइंड ऑफ अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये 100 है, ये 100 को दिखा रहा है। इससे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जनरली ये प्राइस इंडेक्स 100 में कैलकुलेट किया जाता है ये, ठीक है। फिर आगे मान लो कितना हुआ, 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, तो आसान होता है कि हाँ 20 से बढ़ गया, 30 से बढ़ गया, ऐसे, ठीक है। अब कोर इन्फ्लेशन पे आते हैं, मुख्य मुद्रास्फीति पे। कोर का मतलब ये है कि हमने साइड की चीजें हटा दी हैं, कुछ तो साइड का हटा दिया है ना। तो जो मुख्य मुद्रास्फीति होती है, कोर इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड्स फूड, कॉफी नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फूड एंड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हो सकता है या फ्यूल हो सकता है, क्योंकि फ्यूल भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो खाद और ईंधन, ठीक है, या फिर ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा या ईंधन, उसके प्राइस को हटा देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, देखो, कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस वोलेटाइल इन्फ्लेशन। अभी जो सीपीआई से कैलकुलेट हुआ, सीपीआई इन्फ्लेशन नहीं था, ठीक है, सीपीआई इन्फ्लेशन नहीं था, लेकिन हाँ वो राइज इन प्राइसेस को दिखा रहा है। फिर उससे इन्फ्लेशन रेट को कैसे निकालते हैं वो अभी हमने समझा। तो जो सीपीआई का यूज करके हमने इन्फ्लेशन रेट निकाला, वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो हेडलाइन बनाता नहीं उसकी, जो हेडलाइन बनाता है। और इन्फ्लेशन में ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई मोबाइल के प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन हो गया, नहीं। जब बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं एक साथ, तब फॉर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो एक चीज के दाम बढ़ गया इकोनॉमी में, उसको हम बोल दिए कोर इन्फ्लेशन, उसको हम बोल दिए इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? जो नॉर्मल इन्फ्लेशन जो हम सीपीआई से कैलकुलेट करते हैं, जो हेडलाइन बनाता है, उसमें से वोलेटाइल का मतलब ये है, वोलेटाइल का मतलब है कभी इधर कभी इधर, ऐसे 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 ऐसे। वोलेटाइल का मतलब है जिसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। वोलेटाइल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि उस रिलेशनशिप में पता नहीं सामने वाला कब बोल रहा है, कब नहीं बोल रहा है, कब क्या हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, ये होता है वोलेटाइल रिलेशनशिप। तो अब समझ में आया वोलेटाइल इन्फ्लेशन, कब प्राइस बढ़ रहा है, कब गिर रहा है, कब बढ़ रहा है, कब गिर रहा है, तो बड़ा अनस्टेबल टाइप होता है फूड और फ्यूल का। कारण यह है कि फूड डिपेंड्स ऑन व्हाट, एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून, किस तरीके की बारिश हुई, बड़ा वोलेटाइल है। एनर्जी मतलब फ्यूल आपको पता है ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इनफैक्ट जो फ्यूल में ही डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक जगह से लेके सब्जियां जानी पड़ती हैं दूसरी जगह, तो अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ा है तो इनका भी प्राइस बढ़ जाता है फिर। तो इसीलिए एक तो आपस में तो लिंक्ड है, प्लस फूड अपने आप में वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है, कब प्राइस बढ़ जाए घट जाए कुछ पता नहीं रहता। तो इनको हटा के, अगर इसको हटा दें मेन इन्फ्लेशन से, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो कोर इन्फ्लेशन आ जाता है। किसको? फूड और फ्यूल को, जो वोलेटाइल नेचर के हैं। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP? देखिए, कुछ हमारी इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक्चुअल में ये इंडस्ट्रियल लेवल पे चेक करने में हेल्प होती है इसकी। अगर इसको हम चेक कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसी ग्रोथ हो रही है, कैसी ग्रोथ नहीं हो रही है, हो रही, वो सारी चीज़ें हमें इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पता चल जाती है। क्योंकि इसका 40% वेटेज तो सिर्फ ये 8 कोर इंडस्ट्रीज ही बनाती हैं। ये कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जिन पे अदर इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती हैं, बाकी की इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट मतलब जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल बनाते हैं, उसे वो रिफाइनरी प्रोडक्ट ही हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको रिफाइनरी प्रोडक्ट बोलते हैं, जो उनसे बनते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ऑफ दीज रिफाइनरी प्रोडक्ट। यानी कि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारे सबसे बड़े इंपोर्ट पे निर्भर है। क्योंकि जब हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसको जो रिफाइन की जो करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हम सेल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया, आपको पता है स्टील कितनी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज खुद स्टील का यूज करती हैं, ठीक है। बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं, उसमें स्टील का यूज होता है, ठीक है। गाड़ियां बनती हैं, उसमें स्टील का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज नहीं होता है, आप ये बोलो। कोयले से बिजली बन रही, तो बिजली पे डिपेंडेंट है,
ठीक है, थर्मल जो हमारे पावर प्लांट्स हैं कोल पे ही चलते हैं, नेचुरल गैस हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सीमेंट पे ही डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल। तो ये क्या है, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो 40% का वेटेज रखती हैं आईआईपी में। तो मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें चेक करना है तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। इसका भी बेस ईयर ध्यान रखना, 2022-23 सॉरी 2011-12 से रिवाइज करके 2000, ठीक है, ये 11-12 था भी, इसको रिवाइज करके क्या कर दिया गया, 2022-23 कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। 2022-23 डब्ल्यूपीआई का, आईआईपी का और सीपीआई का 2024। अब आते हैं कुछ टर्म्स, पहले यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम समझेंगे डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूड इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, ये सारी चीजें हम, बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीजें अपन समझेंगे अभी। सीपीआई मंथली पब्लिश किया जाता है, ठीक है, यानी कि हर मंथ आपका सीपीआई निकल के आता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। इसी तरीके से डब्ल्यूपीआई भी जो है आपका हर महीने निकल के आता है, हर ईच मंथ पब्लिश किया जाता है, कोई भी इंडेक्स हो, चाहे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई या फिर पीपीआई। डॉलर की वैल्यू उसका लेना देना यहां से नहीं है, ठीक है। लास्ट में समरी कर दीजिएगा, ओके कर देंगे लास्ट में समराइज। बाकी अभी क्या हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा अगर आप समरी में जानना चाहें तो हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है, मुद्रास्फीति यानी कि चीज़ों के जो दाम बढ़ते हैं उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। बेनिफिट में कौन रहता है यहाँ पे, लेने वाला कि देने वाला, लेने वाला क्यों रहता है हमने देखा, इसीलिए रियल इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है। हमने इरविन फिशर के बारे में पढ़ा जिन्होंने मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया। फिर हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स रखना होता है माइनस जो पिछला वाला ईयर था उसका प्राइस इंडेक्स रखना होता है अपॉन पिछले वाले ईयर का प्राइस इंडेक्स इंटू 100, इस तरीके से। लेकिन प्राइस इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होते हैं, जिससे कि हम ये देखते हैं कि चीज़ों के दाम कितने बढ़े हैं। उसके लिए हम अलग अलग इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं जिसमें सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई ये सब आते हैं। सीपीआई क्या होता है, सीपीआई में हम कंज्यूमर लेवल पे, होलसेल लेवल पे और यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल पे चेक कर रहे हैं। सर्विसेज के बारे में अगर देखना है कितना प्राइस बढ़ा है सर्विसेज, तो यहाँ पे इसकी बास्केट में, इसकी बास्केट में तो है ही नहीं वो, ठीक है। सर्विसेज की बात करें, यहाँ मैन्युफैक्चर्ड गुड को सबसे ज़्यादा वेटेज मिला हुआ, तो यहाँ पे जो फूड आइटम्स है उनको सबसे ज़्यादा वेटेज मिला हुआ, फूड एंड बेवरेज को सीपीआई में। ये चीज़ हमने अभी बेसिक से पढ़ी है। इसका बेस ईयर 2011-12 था, इसका भी, और अब रिवाइज करके इसका 24 हो चुका है और इसका 22-23 हो चुका है, ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ा है, ऑलराइट। अब हम आते हैं डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन पे, ठीक। व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन? देखिए सर, ऐसा लगेगा कि इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है डिसइन्फ्लेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है अभी भी इन्फ्लेशन तो है लेकिन उसकी जो रेट है वो गिर रही है। 10% इन्फ्लेशन था पहले, आज 8% है, 7% है, 5% है। तो इन्फ्लेशन तो है लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट ओवर द ईयर्स इज कॉल्ड एज डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है लेकिन वो डिस कर रहा है, नीचे जा रहा है। डिफ्लेशन एक्चुअल में ऑपोजिट है इन्फ्लेशन का, ओके मतलब इन्फ्लेशन है चीज़ों के दाम बढ़ना, तो डिफ्लेशन है चीज़ों के दाम घटना। इट इज़ अ जनरल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन डिफ्लेशन परचेजिंग पावर इंक्रीजेज। वेरी सिंपल, इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर घट रही थी, पैसे की पावर घट रही थी, लेकिन डिफ्लेशन में बढ़ती है। तो सर ये तो अच्छी चीज़ हुई, ऐसा नहीं होता है। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि भाई ये अच्छा है, क्योंकि डिफ्लेशन बेकार होता है इकोनॉमी के लिए। आपके पैसे की पावर घट रही है, दैट मीन्स कि लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। लोगों के हाथों में पैसा नहीं है तो लोगों की परचेजिंग, मतलब लोग ज़्यादा परचेज नहीं कर रहे हैं। लोगों के हाथों में अगर पैसा नहीं है तो परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी उस 100 रुपए की, लेकिन लोगों के हाथों में पैसा है, तुम समझो ना, एक तरफ है कि 100 रुपए है आपके पास, ठीक है, एक तरफ है कि भाई 100 के 10 नोट आने, आपके पास 1000 रुपए हैं। क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो भले चीज़ों के दाम आज जो चीज़ आपको मान लो 100 रुपए में मिलती थी, आज वो 110 में हो गई है, लेकिन सोचो तुम्हारे पास 10 नोट हैं आज 100 के, 1000 रुपए तो है, यहाँ 100 रुपए हैं, तो तुम
10 बार सोचोगे इसको लेने में, क्या ले कि ना ले, पूरे 100 रुपये चाहिए, यहाँ नहीं सोचोगे। तो भले परचेजिंग पावर तो बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ना, परचेजिंग पावर घट भले गई है, लेकिन आपके हाथ में पैसा बढ़ा है। यानी कि चीज़ें, पैसा कब बढ़ा होगा? जब आपने काम किया होगा। काम किया होगा यानी कि कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई होगी। अब कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई होगी मार्केट में, तो ज़्यादा बनी होगी, तो ज़्यादा मार्केट इकोनॉमी चलेगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, तो उससे हमारी इकोनॉमी को, जीडीपी को फायदा है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि डिफ्लेशन कोई अच्छी चीज़ होती है, डिफ्लेशन बुरी चीज़ होती है। तो मतलब इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ होती है? इन्फ्लेशन नमक है, बहुत कम है तो दिक्कत है कि भाई 1% 2% है तो दिक्कत है, और 15% 20% है तो दिक्कत है। बैलेंस में होना चाहिए, 4 से 6% के आसपास होना चाहिए। उसी को इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं, जहाँ पे टारगेट किया जाता है। ये भी बहुत पहले से नहीं, अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, 2015 ऑनवर्ड से। तो डिफ्लेशन समझ में, इट इज अ जनरल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो जनरल डिक्रीज होता है प्राइसेस में, उसको बोलते हैं हम, ठीक है, क्या, डिफ्लेशन। यानी कि डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो अभी आते हैं फिलिप्स कर्व क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस फिलिप्स कर्व। ओके, ऑलराइट, चलिए तो फिलिप्स कर्व समझते हैं। फिलिप्स के हिसाब से, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, अगर इन्फ्लेशन होता है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, तो बेरोजगारी कम होगी, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँ, कॉनकेव या कॉन्वेक्स रेट ऑफ रीजन। इन्फ्लेशन होगा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ये जो मैंने पूछे थ्योरी बताई थी, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि भाई चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, लोगों के हाथों में पैसा बढ़ रहा है, इसलिए चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों पैसा बढ़ रहा होगा? ये कि लोग काम कर रहे होंगे, यानी कि चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो नहीं अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी सिंपल सी, कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो मतलब ये है कि हाँ, कि लोग ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, प्रोडक्शन हो रहा होगा तो ज़्यादा लेबर काम करेगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। सिंपल है, ठीक है, फिलिप्स। लेकिन ये थ्योरी फेल हो जाती है स्टैगफ्लेशन की जैसी सिचुएशन में। स्टैगफ्लेशन, स्फीति जनित मंदी। स्टैगफ्लेशन एक्चुअल में इज इक्वल टू स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन तो है लेकिन इकोनॉमी स्टैग्नेंट पड़ी हुई है, शांत पड़ी हुई है। यानी कि वो सिचुएशन होती है जहां इन्फ्लेशन तो है लेकिन इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा है। यानी स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन जहां फिलिप्स कर्व फेल कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ठहराव है इकोनॉमी में, ठहराव है अर्थव्यवस्था में। इसका मतलब है कि ज़्यादा चीज़ें बन नहीं रही हैं, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, और मुद्रास्फीति भी है। तो ऐसी सिचुएशन बड़ी बेकार होती है किसी कंट्री के लिए। अब ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों फेल कर गया फिलिप्स कर्व? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सीधा तो समझ में आ रहा है, हाँ कि ठीक है पैसा बढ़ रहा है, हाँ लोगों के हाथों में, तो मतलब ये है कि ना, कि वो लोग काम कर रहे होंगे तो प्रोड्यूस हो रहा होगा, तभी तो उनके हाथों में उनको पैसा मिला। भाई पैसे तो और भी कारणों कैसे मिल सकता है ना, ठीक है। और इन्फ्लेशन तो और भी कारणों कैसे हो सकता है ना, जैसे पैसा गवर्नमेंट ने प्रिंट कर दिया, तो मैंने सिग्नोराइज बता रहा था अभी मैं, गवर्नमेंट ने प्रिंटिंग करके दे दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिए, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, ब्याज की दरों को कम कर दिया। तो ये सब क्या है, लोगों के हाथों में पैसा बढ़ेगा ना ऐसे चीजों से, सिंपल। या इन्फ्लेशन, और दूसरा कारण क्या था इन्फ्लेशन का? सिर्फ लोगों के हाथों में पैसा बढ़ जाना ही तो थोड़ी ना कारण था इन्फ्लेशन का, वो तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन था। कॉस्ट पुश क्या था? तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन था, कि चीजों को बनाने में आई लागत वो बढ़ गई, वो हो गया आपका, ठीक है। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन देखो जैसे ये है, ठीक है, तुम लोगों ने खाई है टॉबलेरॉन की, टॉबलेरॉन की मैंने एक बार खाई है, लेकिन पता है जब मुझे मिली थी ना तो पूरी पिघल गई थी। और इसमें ये जो ऐसे 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 ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ये ट्रायंगल कुछ बने ही नहीं थे, मुझे किसी ने, तो स्टूडेंट ने भिजवाई थी, ठीक है, कोई शायद स्टूडेंट ने भिजवाई थी, इसका आई थिंक तो सिलेक्शन वगैरह कुछ तो हो गया था शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या था, मतलब वो काफ़ी दूर से आई थी तो वो पूरी पिघल के ऐसे हो गई थी, ठीक है। देन मैंने उसका कवर पढ़ा है टॉबलेरॉन, ठीक है, फिर मैंने सर्च किया, मुझे ओहो ट्रायंगल ट्रायंगल थे क्या, तभी मुझे लगा उबड़ खाबड़ सी अजीब सी चॉकलेट की हुई है, ठीक है। तो खैर, तो जो टॉबलेरॉन है, ओके, तो ये 170 ग्राम की पहले आती थी, और आती थी मान लेते हैं 50 रुपये में, ठीक। आज भी 50 रुपये में आ रही है, यानी कि इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हो गया है। कैसे?
उसने इस 170 ग्राम में 2 ट्रायंगल को हटा दिया ये ट्रायंगल के बीच में स्पेस बढ़ा दी, या 2 ट्रायंगल उसने हटा दिए तो 170 की जगह 150 ग्राम हो गए वो। मतलब कि उसने पैसा बढ़ाने की जगह उसमें क्वांटिटी ही कम कर दिया, उसको श्रिंक कर दिया, उसको छोटा कर दिया। पेप्सी 320 ml की 250 ml कर दी, तुमको पता नहीं चला, तुम तो भैया वो 10 रुपए वाली पेप्सी देना। नहीं, 10 रुपए वाली पेप्सी कितने की है जी? ठीक है, 10 रुपए की 10 रुपए की मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी 10 रुपए की तो, लेकिन उसमें क्वांटिटी कम हो गई, उसमें क्वांटिटी कम हो गई। इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन, श्रिंक इन्फ्लेशन नहीं, श्रिंकफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो है लेकिन एक्चुअल में उसको श्रिंक करके, जैसे नहीं वो इन्फ्लेशन टैक्स था कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया नहीं प्रिंट कर दिया, तुम्हारे मनी की अपने आप पावर ही घट गई, ले, ठीक है, कुछ हुआ नहीं और तुम्हारी कुर्सी खसक गई, वैसा टाइप होगा। ठीक है, तो वही सब यहाँ लिखा हुआ है। बाकी तो ये टैक्टिक होती है, स्टेल्थ टैक्टिक यूज टू हाइड राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो अब कंपनी अगर उसको बढ़ा देंगी तो कोका कोला बोल थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके बोल देगा देखो हमारी तो प्राइस उतनी है, तो कंपटीशन में करना पड़ता है। बिजनेस, दिस इज बिजनेस। ओके, जैसे स्नैक बैग्स में जो है हवा भर दी ज़्यादा, चिप्स भर दिए कम, ये सब होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अल्टीमेटली इट मीन्स यू आर पेइंग द सेम अमाउंट फॉर लेस वैल्यू। सेम अमाउंट पे कर रहा है लेकिन वैल्यू तुम्हें कम मिल रही है। हिडन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है, हवा के फॉर्म में इन्फ्लेशन वो बंद है। बॉटल नेक इन्फ्लेशन, बॉटल नेक इन्फ्लेशन, जैसे ये बॉटल है, बॉटल की गर्दन है, अब गर्दन में अगर मैं इसको गर्दन को और सिकोड़ दूं, इस गर्दन को मैं और जकड़ लूं, ठीक है, ऐसे कर दूं गर्दन, ठीक है, इसको नैरो कर दूं, तो यहां से निकलने वाला जो पानी है, जो भी निकल रहा है वो कम निकलेगा। बिल्कुल बात सही है। मतलब ये हुआ कि बॉटल नेक इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन अ सडन सर्ज इन डिमांड हिट सप्लाई चेन चोक पॉइंट्स। डिमांड तो मान लो उतनी ही है या फिर ज्यादा हो गई है, मेनली तो डिमांड उतनी तो मान के चलो, ठीक है, लेकिन सप्लाई से कुछ कंस्ट्रेंट आ गया है, ठीक है, सप्लाई से कुछ तो नहीं निकल पा रहा है। तो ये तो सर मतलब सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हो, जब भी हम देख रहे थे पीछे वो कॉज, हाँ उसी का टाइप है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है उसके साथ। वो था वहां पे क्योंकि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई थी, यहां पे कुछ चोक पॉइंट आ गया है कि रॉ मटेरियल की प्राइस नहीं बढ़ी है, चोक पॉइंट जैसे कि मान लो दारू है, दारू को बनाने की लागत नहीं बढ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट के क्योंकि रेगुलेशन बढ़ गए हैं वहां पे कि गवर्नमेंट ये क्लियरेंस लेना पड़ेगा, वो क्लियरेंस लेना पड़ेगा, या फिर दारू बैन ही हो गई है, तो लोगों को चोक पॉइंट है तो इधर उधर के रास्ते से निकालनी पड़ती। गवर्नमेंट ने चोक पॉइंट ज़्यादा लगा दिए हैं तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से निकल पाती, तो कॉस्ट ऑफ क्लियरेंस ये वो फलाना ढिमका करते करते, क्योंकि वो कम है, और क्योंकि कम है अगर मान लो लेने वाले उतने ही हैं लेकिन चीज़ आ ही नहीं रही है नीचे से, तो फिर प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं बॉटलनेक या फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। Right? So bottleneck inflation occurs when a sudden surge in demand hits supply chain choke points such as shipping delay हो गया, लेबर शॉर्टेज हो गई, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब। तो इसमें सप्लाई साइड वाले भी कॉजेज आ जाते हैं, लेकिन ये इन जनरल है जिसमें कि मेनली तो कुछ तो बॉटलनेक टाइप हुआ है, कंजेशन हो गया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? स्क्यूड का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, हाँ इन्फ्लेशन तब बोलते हैं जब ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन आए, लेकिन जब कुछ चीज़ों में आए। Skewflation occurs when there is a sharp increase in one or two specific sector like food or energy, तो उसको skewflation बोल देते हैं। नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ों में आया है, सिर्फ कुछ जैसे फूड एनर्जी, बस इक्का दुक्का चीज़ों में। ठीक है, while prices in other are remain stable or even decrease, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था, कुछ चीज़ें थी उनके प्राइस बहुत बढ़ गए थे लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें वो नॉर्मल अपनी प्राइस पे मिल रही थी, तो उसको हम बोलते हैं, इससे पहले भी हुआ था आई थिंक एक बार, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, जहाँ पे हर चीज़ स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का उनका दाम बढ़ ही जा रहे हैं, तो ऐसा है स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, द टर्म कॉइन, ठीक है, द टर्म कम्स फ्रॉम द स्क्यूड इन्फ्लेशन। जो लोग फैटमैन में एक्स्ट्रा लिख रहे होंगे, मुझे पता है, बॉटलनेक या स्क्यूफ्लेशन, ठीक है, श्रिंकफ्लेशन, तो ये पूरी थ्योरी उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको, पहले तो समझने की ज़रूरत है और अपने वर्ड्स में इसको लिख लेना है आपको। श्रिंकफ्लेशन में जैसे ये एक लाइन लिख ली, ठीक है, या फिर अपने वर्ड्स में बॉटलनेक को इसमें एक लाइन लिख ली, पूरा मत उतारना, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स वगैरह लिखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्यों हैवी करना किसी चीज़ को, जब सस्ते में काम चल सकता है हल्के में, तो क्यों किसी चीज़ को हैवी कर रहे हो।
बॉटल नेक आएगा, तुमने लिख रखा है, तुम्हें याद आ जाएगा, अच्छा पढ़ के, नहीं याद आएगा तुम इसको पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगा बॉटल नेक। ठीक है, वहाँ पेपर थोड़ी ना देने जा रहे हो कि तुम को 10 मार्कर आ गया तो क्या लिखेंगे फिर सर, ये तो मतलब ठीक है एक लाइन लिख लिया तो ये 2 मार्कर लिख तो ठीक है, लेकिन मान लो 10 मार्कर क्वेश्चन आ गया तो, है ना, तो एक लाइन लिखना या फिर अपने वर्ड में लिखना। रिफ्लेशन क्या होता है? Reflation is a deliberate fiscal or monetary policy used by the government to stimulate the economy and increase output after a period of recession or deflation। मतलब ये है, देखो कि जब डिफ्लेशन हो इकोनॉमी में, डिफ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन मतलब चीज़ों के दाम घट रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट अपनी कुछ नीतियाँ लेके आए। कैसी नीतियाँ? स्पेंडिंग बढ़ा दे अपनी, टैक्स रेट कम कर दे। टैक्स रेट कम करेगी तो क्या होगा? लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा रहेगा, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। समझते हो? नहीं समझते हो? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है जैसे मान लो कि मैंने 10,000 रुपये कमाए, गवर्नमेंट ने बोला बेटा लाओ इधर 2,000 लाओ, तो मेरे पास जो 8,000 बचा वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। गवर्नमेंट बोले जा यार तुम पूरा रखो, पूरा क्या याद करोगे, 10,000 रुपये मेरा ज़्यादा खर्च करूँगा तो ज़्यादा डिमांड करूँगा तो भैया जो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता चलेगा हो ज़्यादा डिमांड है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको रखना पड़ेगा, लेबर को रखना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इकोनॉमी यूँ चलना शुरू हो जाएगी। तो टैक्स रेट कम कर दिया, स्पेंडिंग बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट काट दिए थोड़े से, तो लोग लोन ले पाएंगे तो धंधा बढ़ेंगे, लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को धंधे में लगाएंगे, खरीदेंगे मोटर गाड़ी सब। हाँ, जीएसटी रेट कम किए गए थे अभी दिवाली से पहले, तो उससे क्या हुआ था? उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो किया, लोगों ने ज़्यादा खरीदा ऑटोमोबाइल, तो ज़्यादा प्रोडक्शन किया, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। समझ रहे हो? ये हो तो है रिफ्लेशन। क्या है? रिफ्लेशन मतलब उस डिफ्लेशन वाली सिचुएशन से रिकवर करने के लिए जो डेलिब्रेट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है गवर्नमेंट, वो रिफ्लेशन। काइंड ऑफ सेग्रेनज की तरह साउंड नहीं कर रहा है ये थोड़ा सा? सेग्रेनज में क्या था, वो प्रिंटिंग कर रहा था दबा के, मेनली वहां पे डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए वो कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग से लेना देना नहीं है। टैक्स रेट कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, स्पेंडिंग थोड़ी सी बढ़ा दी अपनी, इस तरीके से। व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? क्या है ये इन्फ्लेशनरी गैप? तुम्हारी औकात क्या है? मैं नहीं तुम्हारी औकात पे नहीं जा रहा हूँ, मतलब तुम्हारे सिलेक्शन लेने के औकात पे जा रहा हूँ, मतलब सिलेक्शन के औकात पे। ठीक है, तो ये औकात ये है कि तुमने जो है एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन पता चला तुमने यूपीएससी क्रैक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन बाद में पता चला तुमने तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनाया था फेक वाला। खैर जो भी हो, तो तुमने अपनी औकात से ज़्यादा परफॉर्म कर दिया। बस वही है इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि जितनी औकात थी किसी इकोनॉमी की, किसी कंट्री की जीडीपी को करने की, उससे ज़्यादा अगर उसने परफॉर्म कर दिया, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। औकात तुम्हारी थी एसएससी क्रैक करने की, तुमने यूपीएससी क्रैक कर दिया, इन्फ्लेशनरी गैप। औकात थी तुम्हारी एसएससी क्रैक करने की, लेकिन तुम सिर्फ कर पाए कितना? ग्रुप डी, डिफ्लेशनरी गैप। अगर इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोल रहे हैं तो इसको डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। क्यों? तो इन्फ्लेशनरी गैप अकर्स व्हेन द टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी एक्सीड्स इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? आई विल टेल यू कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेस स्पेंडिंग दैट कांट बी मैच्ड बाय मोर गुड्स विच सिग्नल्स दैट इकोनॉमी इज ओवरहीट कर रही है। ठीक है, सिंस फैक्ट्रीज एंड लेबर आर ऑलरेडी एट देयर लिमिट, फुल लिमिट पे हैं, एंड इसी को बोलते हैं क्या? जाई को बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की दर, जब इकोनॉमी अपने पीक पे परफॉर्म कर रही है, जब इकोनॉमी अपने पोटेंशियल आउटपुट पे परफॉर्म कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है सब कुछ, मतलब जितना औकात है उतना कर रही है, लेकिन फिर भी ये बेरोजगार घूम रहे हैं, देखो इनको, तो उसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये नेचुरल है, ये लोड लेने वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो अनएम्प्लॉयड इसलिए हो क्योंकि उसको क्या चाहिए? जॉब स्विच करनी हो। देखो ये आए, गेट नहीं खुल रहा है, भागो यहाँ से। चलो चाचू नहीं है, जाओ भी क्लास ले रहे हैं।
जाओ जाओ, अभी जाओ, क्लास ले रहे, जाओ जाओ, बाय बाय बाय। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब पीक पे परफॉर्म कर रही है फिर भी कुछ लोग बेरोजगार हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनको जॉब स्विच करना चाहते हो या फिर कुछ और रीजंस हो, नहीं मन है, नहीं काम करना, लेटे हैं, आराम बड़ी चीज़ है, आराम फरमाएंगे। ठीक है, तो वो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ठीक है, दिस एक्स्ट्रा डिमांड डजंट क्रिएट मोर ग्रोथ, इट सिंपली पुशेस प्राइस हायर एंड दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो सिंपल इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? जब अपनी इकोनॉमी पीक पे परफॉर्म जितना कर सकती है उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप, और अगर कम कर रही है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशन की जो टारगेटिंग है वो करी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्यों करी जाती है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग इसलिए करी जाती है सो दैट कि हमें पता रहे कि आगे कितना क्या इन्फ्लेशन रहने वाला है, 4%, 5%, 6%, ये चीज़ होता है आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसको लेके कुछ कमिटीज़ भी बनी थी। ठीक है, इसको लेके कुछ कमिटीज़ भी बनी थी जिन्होंने अपना अपना रिकमेंडेशन दिया था पहले। ठीक है, इफेक्ट्स मैंने बता दिए ना। ठीक है, चलो ठीक है, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ मॉनेटरी पॉलिसी वेयर अ सेंट्रल बैंक सेट्स अ स्पेसिफिक परसेंटेज एज इट्स प्राइमरी गोल फॉर द एनुअल इन्फ्लेशन रेट। द बैंक एडजस्ट इंटरेस्ट रेट, उस हिसाब से फिर इंटरेस्ट करते हैं। आरबीआई का जो टारगेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4% विद द टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2%। ठीक है, और हमने इंट्रोड्यूस कब किया था? ये 2015 में, 2015 में इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक्चुअल में इसको लेके आए थे। कमेटी की अगर बात करें तो काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी थी, जैसे एक तारापोर कमेटी भी है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को लेके बनी थी। ठीक है, उसको बोलते हैं तारापोर कमेटी। ठीक है, तारापोर कमेटी, उसने भी अपने रिकमेंडेशन दिए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तारापोर जो कमेटी थी, और भी कमेटी बनी थी, जैसे एक चक्रवर्ती कमेटी बनी थी। अगेन ये पूछेगा नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ। चक्रवर्ती कमेटी, ओके। तारापोर कमेटी की अगर बात करेंगे तो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को लेके थी। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, 3 से 5% बोला था इसने। सर आपने तो बोला 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तारापोर कमेटी तो काफ़ी पहले बनी थी, इस लगभग 1997-8 के टाइम पे बनी थी। ठीक है, उस टाइम पे इसके रिकमेंडेशन आए थे। तब मैंने आपको ये बोला 2015 में फॉर्मली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉर्मली पहले कमिटी सिर्फ दे रही थी कि 3 से 5% होना चाहिए। चक्रवर्ती कमेटी ने 4% का वो बताया था कि 4% रहना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं डिप्रेशन और रिसेशन देखते हैं, उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट पे आएंगे। ओके, तो ग्रेट डिप्रेशन, महान मंदी की अगर बात करेंगे, वॉज अ सिवियर ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न फ्रॉम 1929 से 1999। ठीक है, 1929 मैंने आपको बताया भी था, अगर याद हो। डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, यूएसए में जो कि हुआ था। ठीक है, इसी के बाद 1936 में जॉन मेनार्ड कीनीस ने जनरल थ्योरी ऑफ, अगर आपको याद हो, अनएम्प्लॉयमेंट बुक लिखी थी उन्होंने, है ना। द पीरियड वॉज कैरेक्टराइज बाई हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ड्रास्टिक रिडक्शंस इन लिक्विडिटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड। मतलब कि जब इकोनॉमी एकदम तहस नहस हो जाए उसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। भयंकर गर्त में जा चुकी है, गर्त में जा चुकी है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। यानी कि कोई मार्केट में डिमांड नहीं है, जॉब सबकी जा चुके हैं। ठीक है, जॉब सबकी जा चुकी हैं, मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सब इकोनॉमी ठप पड़ गई एकदम। रेसेशन क्या होता है? रेसेशन का ही बड़ा भाई है डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन का छोटा भाई है रेसेशन। द ग्रेट रेसेशन वाज द पीरियड ऑफ मार्केट डिक्लाइन इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड दैट अकर्ड 2007 से 2009। तो मेनली तो ये इसी को हम बोलते हैं क्या, यूएस में मेनली हुई थी, यूएस सब प्राइम क्राइसिस हुई थी। बहुत सारे देशों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक क्राइसिस, एक कुछ तो होता है स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट में क्या होता है कि स्पिल कर जाता है, यानी कि जो आपकी यूएस की इकोनॉमी गंदी हुई, इसकी वजह से बाकी इकोनॉमीज़ क्योंकि सब इंटीग्रेटेड होती हैं तो बाकी कंट्रीज़ को भी फेस करना पड़ता है। उसके अलग कारण है कि क्यों इंडिया को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं सहना पड़ा था इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी को सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं। सब प्राइम का मतलब ये है कि उन लोगों को पैसा दे दिया गया था, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर में क्या हुआ था, हाउसिंग सेक्टर में बूम आया था एकदम।
ठीक है। तो उन लोगों तक को हाउसिंग लोन दे दिया गया था जो लोग लोन चुका भी नहीं सकते थे, तो ऐसे लोगों को क्रेडिट दिया गया, पैसा दिया गया, और वो फिर पैसा चुका नहीं पाए, वो सब फेल कर गया एकदम, तो रेसेशन आ गया था, मंदी आ गई थी। तो रेसेशन इज़ लाइक कि वो पीरियड होता है जहाँ पे इकोनॉमी स्लो डाउन में जाती है, और अगर लंबे समय तक स्लो डाउन में रही और ज़्यादा ही स्लो डाउन में चली जाती है, देन उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो डिप्रेशन इज़ अ ग्रेटर फॉर्म ऑफ दिस रेसेशन। ओके, ऑल राइट। अब आते हैं बेरोजगारी देखते हैं, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। वी हैव कंप्लीटेड दी इन्फ्लेशन वाला पार्ट, ठीक है। क्या? ओके, सॉरी 1999 नहीं होगा यहाँ पे, 1939 होगा। ठीक है, वाइटनर लगा दिया मैंने वैसे। यस, इसलिए सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यस, चलिए। और जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, क्यों राजेश कुमार, जिनके बैंक अकाउंट नहीं है वो फिर क्या करेंगे, उनको कैसे पैसा मिलेगा? अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जो है उसको मेजर करने के लिए 3 मेथड है। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस है, NSSO, वो मेजर करता है अनएम्प्लॉयमेंट। 3 अप्रोच हैं, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच और डेली स्टेटस अप्रोच। यूजुअल स्टेटस अप्रोच का मतलब है जहाँ पे हम लगभग 365 दिन 365 डेज़ का अनएम्प्लॉयमेंट लेते हैं कि 365 दिन। करंट वीकली मतलब वीकली लेवल पे चेक करते हैं, और डेली में डेली लेवल पे चेक करते हैं। NSSO के द्वारा चेक किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी पे। यहाँ से तो नाम से ही समझ में आ रहा है, यूजुअल स्टेटस में लगभग 365 दिन का चेक किया जाता है, 365 डेज़ का। ऑलराइट, अब आते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जो देखे तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन था, जो बॉटल नेक इन्फ्लेशन था। ये स्ट्रक्चर्ड या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, a type of unemployment that occurs when there is a mismatch between the skills of the workforce and the skills required for available jobs। ये इन्फ्लेशन, ये बेरोजगारी का एक प्रकार है जो तब होता है जब कार्यबल के कौशल और उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल के बीच बेमेल होता है। यानी कि जिस लेवल की नौकरी अवेलेबल है, जो आपके पास स्किल है, उसमें आपका गैप है। ठीक है, ये यूजुअली तब होता है जब टेक्नोलॉजी एडवांस कर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी AI आ गया, तो जिनको AI में काम करना नहीं आएगा, ठीक है, जिनको AI को चलाना नहीं आएगा, काम करना नहीं आएगा, उनकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि जो स्किल रिक्वायर्ड है वो आपके पास है ही नहीं। तो आपकी जो जॉब गई, जो आप बेरोजगार हुए, उसको हम बोलेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास रोजगार नहीं है, इसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इंडिया के खासकर अर्बन पार्ट्स में देखने को मिलता है। लोगों के पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, जैसे एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हु इज़ अनएबल टू फाइंड अ जॉब इन द फील्ड बिकॉज दे लैक प्रैक्टिकल स्किल्स। क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है आपके पास, इसलिए आपके पास जॉब नहीं है। फ्रिक्शनल क्या है? फ्रिक्शनल का मतलब जब आप स्विच कर रहे हो एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हैं, तब शॉर्ट टर्म के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ थे से यहाँ गए, अभी क्या है, अभी बेरोजगार हैं। तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स व्हेन पीपल सर्च फॉर अ बेटर जॉब। जब लोग बेटर जॉब के लिए सर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सर्च या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। खोज या स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं कि जॉब मिल सकती है लेकिन अपनी इच्छा से हैं, क्योंकि बेटर जॉब चाहिए। अभी MTS में लगे हुए हैं लेकिन MTS की नहीं चाहिए, इसलिए ज्वाइन नहीं करी, तो अभी बेरोजगार हैं लेकिन इच्छा से बेरोजगार हैं क्योंकि CGL देना है। ठीक है, जैसे कि अभी कल ही मैं एक स्टूडेंट से बात करा था, ही वॉज आई थिंक सब इंस्पेक्टर, फिर रिज़ाइन कर दिया था CPO से। ठीक है, और आई थिंक काफ़ी टाइम तक सर्व किया था वहाँ पे CRPF या BSF में, इसी में। देन उसके बाद अभी CGL का प्रिपरेशन किया, बट अगेन मेंस दे रहे हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं जा पा रहा है, तो अब उनको वो डर लग रहा है काइंड ऑफ कि वो भी छोड़ दिया, अब यहाँ पे भी नहीं मिल रही है, तो उनको क्या बोलेंगे अभी, खैर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, क्योंकि वो जॉब स्विच करने के लिए उन्होंने अभी वो किया है, बाकी उनको मिल सकती है ना। खैर, देन डिस्गाइज्ड पे आते हैं। डिस्गाइज्ड मतलब हिंदी में प्रच्छन्न। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है हिंदी में जो है तो लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये उस तरीके का बेरोजगारी है जहाँ पे ज़्यादा लोग काम करते हैं देन एक्चुअली नीडेड। वास्तव में जितना लोग की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम करते हैं। जैसे हमारी खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग लगे हुए हैं,
ठीक, इतनी सारी महिलाएं लगी हुई हैं, लेकिन अगर इनमें से हो सकता है अगर हम इन 3 को हटा भी दें तो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आराम से और क्या चल रहा है, सब बढ़िया, मतलब बातें आते हैं चल रही आराम से। देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट बाई समवन एंड दैट इज़ कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट। यानी कि अगर आप ये सोचें कि मुझे ये काम करना है, ये मैं 2 घंटे में करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये सर का लेक्चर, ठीक है, मुझे ये 2 घंटे में कंप्लीट करना है विद रिवाइज एंड एवरीथिंग, ठीक, तो 2 घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि 4 घंटे में करना है तो वो 4 घंटे में होगा। आप सोच लें 1 घंटे में करना है तो 1 घंटे में हो जाएगा। आप ये सोचें 1 मिनट में करना है तो 1 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, वो फिजिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, ठीक है, इतना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबल लेवल्स देखें तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्क जो है खुद को एक्सपैंड कर लेता है। अगर मैं 2 घंटे सोचूंगा तो जानबूझ के मतलब वो एक्सपैंड होता जाएगा। कैसे एक्सपैंड होता जाएगा? मैं आराम से बीच में हो सकता है फ़ोन चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 घंटे हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है 4 घंटे, तो मैं बीच में हो सकता है ब्रेक ले लूँ, खा पी लूँ, जानबूझ के उतना एफर्ट डालूँ ही ना पढ़ाई में, क्योंकि मुझे पता है ना 4 घंटे। तो उसी तरीके से अब अगर पता होगा कि ये 3 लोग नहीं हैं, इन लोगों को ख़त्म करना है, तो हो जाएगा। अब क्योंकि यार इन लोगों को रोज़गार अवेलेबल नहीं है तो इन लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है खेत पे, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो कि है लेकिन दिख नहीं रही है, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो 0 होती है, 0 प्रोडक्टिविटी है इनकी। क्यों? क्योंकि अगर इनको हटा दें तो भी काम उतना होगा, इसलिए। अ फैमिली ऑफ 5 वर्क्स इन फार्म इन अ रूरल एरिया दैट कुड रन बाई 3 पीपल। 3 लोग काम कर सकते हैं लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग जो हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है एंड दे आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। इकोनॉमिक है आर्थिक बेरोजगारी, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स व्हेन लेबर फोर्स इज रिड्यूस ड्यू टू बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की वजह से। अगर ले ऑफ आपने सुना होगा, ले ऑफ यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ हटा देना, दैट इज टर्म्ड एज ले ऑफ। तो जैसे कि रेसेशन वगैरह में होता है, इसको बोलते हैं साइक्लिकल, ठीक है, साइक्लिकल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइक्लिकल, इकोनॉमिक नहीं, साइक्लिकल, चक्रीय बेरोजगारी बोलेंगे, ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी बोलेंगे इसको। एक चक्र आता है, एक साइकिल आती है। माना जाता है कि भाई ये जो रिसेशन होता है ये साइकिल में आता है, जैसे कि कोविड के टाइम पे आया था, बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, फिर कोई लोग बोल रहे हैं कि 2026 में आएगा। इस तरीके से लोगों का रहता है कि हाँ, रिसेशन कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में आता रहता है। बहुत लोगों की जॉब जाती हैं और जो जाती हैं उसको बोलते हैं क्या? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइकिल में चलता रहता है, ठीक है। ग्रेट रिसेशन, इसमें ये होता है कि लोग की जाती हैं, फिर कुछ टाइम बाद फिर लोगों को जनरली ज़्यादातर लोगों को मिल जाता है रोजगार, ठीक है। सीजनल, मौसमी। क्या लगा के बैठेंगे? होली का है कि पटाखे का है? पटाखे का है, लगा के बैठेंगे, ठीक है। देख रहा हूँ बैठे हैं आराम से, बेच रहे हैं पटाखे। तो दिवाली में तो काम है इन लोगों को, फायर वर्क का काम है सलेस्कन को दिवाली में। दिवाली गई, काम गया, फिर दिवाली आएगी, फिर काम आ जाएगा। होली आएगी, होली में पिचकारी बेचेंगे। पिचकारी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यों, पिचकारी कुछ तो बोलते हैं, वाटर बॉटल कुछ तो बोलते हैं, नहीं? तो लाइट फायर वर्क्स का काम है, दिवाली में काम मिल गया, फिर होली में फिर काम मिल गया पिचकारी का। तो इस तरीके से क्या है, सीजन में काम मिल रहा है। ऐसे एग्रीकल्चर वाले भी हमारे, सर एग्रीकल्चर में तो आप बता रहे थे कि वो डिस्गाइज वाला होता है, तो वो भी होता है, ये भी होता है। कैसे? जब फसल की बुआई कटाई का समय है तो जिसका खेत है, मान लो उसने लेबर बुला ली कुछ, ठीक है, तो उसको मिल गया एम्प्लॉयमेंट। जब बुआई कटाई नहीं तब बैठो आराम से, बेरोजगार हो गया। उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और सॉरी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक तरीके का साइक्लिकल ही है, एक साइकिल में आता है, लेकिन एक सब टाइप बोल सकते हैं साइक्लिकल का, सीजनल को। एक सीजन में रहता है, जैसे बुआई कटाई के टाइम पे, होली दिवाली के टाइम पे। क्लासिकल क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स व्हेन द रियल वेज फॉर अ जॉब इज टू हाई विच लीड्स टू मोर जॉब सीकर्स दैन जॉब ओपनिंग। जैसे कि मान लो 10,000 मिल सकते हैं इस नौकरी के लिए, लेकिन इसका हमने प्राइस बढ़ा दिया। मतलब जैसे 10,000 रुपये मैंने निकाला कि भाई ठीक है, जो ना PDF बनाएगा उसको 10,000 रुपये, लेकिन मैं बोल दूँ नहीं 20,000 रुपये। क्या होगा इससे? रियल वेज फॉर अ जॉब इज़ टू हाई विच लीड्स टू मोर जॉब सीकर। ज़्यादा लोग आएंगे जॉब सीक करने रादर दैन जिनको मिल सकती है, क्योंकि जॉब ओपनिंग तो लिमिटेड ही होंगे। व्हेन वर्कर्स नेगोशिएट फॉर अ मिनिमम वेज दैट इज़ मोर दैन व्हाट अ कंपनी कैन अफोर्ड। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था, इट रेफर्स टू द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अ हेल्दी इकोनॉमी कैन सस्टेन विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन।
बिना इन्फ्लेशन कॉज किए अगर आप उसको सस्टेन कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इकोनॉमी अपने पीक पे परफॉर्म कर रही है, फिर भी कुछ लोग बेरोजगार हैं, तो उसको हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली नहीं, ये प्राकृतिक है, ये होता है ऐसा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना नेचुरल है, नेचुरल मतलब होता है, सबको होता है, तो वैसा टाइप है, होता है, ठीक है, लोड लेने की बात नहीं है। मार्जिनल वर्कर और मेन वर्कर में क्या अंतर होता है? मार्जिनल वर्कर वो होता है जो कि एम्प्लॉयड है फॉर लेस देन 6 मंथ्स और 183 डेज। मेन वर्कर वो होता है एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 6 मंथ्स और 183 डेज, ठीक है। तो जो 6 महीने से कम ही उसको अगर रोजगार किसी को मिल रहा है वर्कर को, एक अनएम्प्लॉयड वाला तो अलग हो गया, वो तो उसको तो है ही नहीं। मार्जिनल वर्कर वो है जिसको 6 महीने से कम काम मिला हुआ, 6 महीने 183 दिन। मेन वर्कर वो है जिसको 6 महीने 183 दिन से ज़्यादा काम मिला हुआ है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए, जैसे हमारे जो एग्रीकल्चर लेबरर हैं उनको कुछ टाइम सीजन में मिलता है एम्प्लॉयमेंट, फिर ऑफ सीजन में नहीं रहता है तो मार्जिनल होंगे। और मेन मतलब जिनको हमेशा रहता है, ठीक है। ये हिंदी में सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक वह होता है, वह व्यक्ति होता है जिसको 6 महीने से कम समय के लिए नियोजित काम है, और मुख्य श्रमिक को ज़्यादा है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज, संगठित और असंगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज जो गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, लेबर लॉज को फॉलो करते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, लीव होती है, पेंशन अकाउंट बना होता है, उसमें पीपीएफ जाता है, एनपीएस, सब कुछ होता है उसमें, जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही सब कुछ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होते हैं क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इंडिया में मैंने आपको बताया था कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, बताओ जल्दी से। ये रेगुलर नहीं होता है और इसका कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, और इसमें मैंने एक पोर्टल भी बताया था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। तो मोर देन 90%, 90% से ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज काम करते हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या, कि ई श्रम पोर्टल जो है गवर्नमेंट ने चला रखा है इनके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेरी नंबर चेंज हो चुका है तो इस पर भेजा करें, कुछ भी क्वेरी होती है आपको, ठीक है। ऐप नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, तो ये क्वेरी नंबर है, ओके, ऑलराइट। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे हमारा अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, बिकॉज अभी क्वेश्चन करने, जिनको एलर्जी है क्वेश्चन से वो जा सकते हैं, बाकी अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जिनको भी बैच मतलब जिनको भी वीडियोज़ का एक्सेस चाहिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, नोट्स का एक्सेस चाहिए, नोट्स अभी 1-2 लेक्चर्स के आई थिंक डिले हुए थे, ठीक है, ड्यू टू बिकॉज अभी एनटीपीसी के भी आपको पता है लेक्चर्स चल रहे हैं, तो उसके भी बन रहे हैं, ठीक है। एंड वही हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है, ये क्वेरी नंबर अभी बदल चुका है, ये हट चुका है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है जो कोई नोट्स मतलब डिजिटल नोट्स और थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके बना सकता है, तो आप कभी भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपको अब टाइम पे मिलने लगेंगे, इन उसके लिए बोल रहे हैं एनटीपीसी के लिए, बिकॉज एनटीपीसी के फ्री ही है, ओके, और कमिट किया तो देंगे ही। तो नोट्स हैं, डिजिटल नोट्स और लेक्चर्स हैं, क्विजेज हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, एवरीथिंग इफ यू वांट यू कैन एक्सेस द बैच। एंड फैटमैन एंड लिटिल बॉय यू कैन हैव। फैटमैन इज अ थ्योरी बुक, लिटिल बॉय इज एन एमसीक्यू बुक। फैटमैन में आपको सारी चीज़ें थ्योरेटिकल फॉर्म में मिल जाएंगी, एंड साथ ही साथ आपको एडॉन्स करते रहना है, जो 4.0 बैच में हम करते हैं वो करते रहना है एडॉन्स। और काफ़ी लोगों ने मुझे कल भेजा था, जो मैंने नंबर शेयर किया था उस पर, तो मैंने देखा है, ठीक है। और बाकी देखते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं जिन लोगों ने भेजा है, ठीक है। हो सकता है आपको कोई मैसेज रिसीव हो, ओके। तो खैर, बाकी ये कॉम्बो बैच है जिसमें इंग्लिश और जीके दोनों। इंग्लिश में आपको पता है पीएसपी सर पढ़ाते हैं, ऑलराइट। चलिए अभी क्वेश्चंस करते हैं, एक सेकेंड। कहाँ गया भैया, बहुत सारी फाइलें खुल गई यार। चलो क्वेश्चन करते हैं। कोर इन्फ्लेशन बताओ क्या है। CDS 1 2025 CDS का फॉर्म आएगा सभी लोग, ओके। फिशर वाली थ्योरी ओके बतानी थी, ओके, सॉरी। फिशर की थ्योरी बता दें पहले, तब आते हैं क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चंस भी तो नहीं लगाए थे, क्यों क्वेश्चन भी तो नहीं लगाए थे, ठीक। तो पहले फिशर थ्योरी थोड़ा समझ लो। फिशर थ्योरी तो बताई दी है, लेकिन एक इन्होंने इक्वेशन दी थी, MV = PT।
कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज़ एम, ठीक है, किस क्वेश्चन किसने दी थी, तो एडविन फिशर ने दी थी। एम जहाँ पे मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई यानी कि अगर आप मनी डालोगी गवर्नमेंट, वैसे तो ये अभी काइंड ऑफ नहीं समझना चाहिए, आगे आपको अच्छे समझ में आएगा। वी है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं तो समझ नहीं आएगा। पी है प्राइस लेवल, जो जनरल प्राइस लेवल होता है, और टी है आपका ट्रांजैक्शन। तो जैसे मनी सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ाएगी यानी ज़्यादा मनी इन्फ्यूज़ करेगी इकोनॉमी में, डालेगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, तो चीज़ों के दाम भी बढ़ जाएंगे, ऐसा ये थ्योरी बोलती है। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो चीज़ों के दाम जो है प्राइस लेवल वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये थ्योरी बोलती है। बाकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये जल्दी जल्दी पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछले वाले लेक्चर के थे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, फर्म्स, स्पेसिफिक मार्केट, बिल्कुल सही है। एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ऑथर द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो। वेल्थ ऑफ नेशंस, जॉन मेनार्ड गिनीस ने बुक लिखी थी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड डेटा, यस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है जो बुल्ला बगैती पे बेस्ड होती है, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बताइए यहाँ पे, पीपीएफ जो कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व, कौन सा सही है बताओ। इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। द इकोनॉमी इज ऑल अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स। तो अगर सारे रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइजेशन हो तो जो ग्राफ बनता है दैट इज ये अंडर यूटिलाइजेशन, ये है क्या ओवर यूटिलाइजेशन, नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। एनी पॉइंट लाइंग इनसाइड द कर्व रिप्रेजेंट्स ओवर यूटिलाइजेशन, नो, ओवर यूटिलाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, और अंडर में तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो खत्म हो गया। द कर्व टिपिकली हैज़ अ नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल नीचे की ओर स्लोप है इसकी, है ना। एंड कॉनकेव है ओरिजन में। आइसो क्वांट कर्व, इंडिफरेंस कर्व वो थे कॉन्वेक्स एट ओरिजन में। कंज्यूमर इंडिफरेंस, कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इंडिफरेंस। Cardinal utility is a qualitative approach where benefits are not measurable in numeral values. Marginal utility refers to the additional satisfaction a consumer derives from buying one more unit of commodity. Now this is absolutely wrong because this is true. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता यही होती है जो आपको एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके जो आपको यूटिलिटी मिलती है, जो आपको मजा मिलता है, उसी को बोलते हैं क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। An indifference curve shows different combinations of two goods that provide a consumer with the same level of satisfaction. ठीक है, yes. Utility is a qualitative, qualitative नहीं होता भैया, ठीक है, quantitative होता है, quantitative approach, quantitative, qualitative वाले को क्या बोलते हैं, क्यों, qualitative वाले को क्या बोलते हैं, तो cardinal utility क्या होती है, quantified, ठीक है, ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनल, तो 2 और 3। और जो क्वालिटेटिव होती है जिसको मेजर नहीं करते हैं वैल्यूज़ में, है ओपिनियन बेस्ड होता है, तो वो क्या होता है। टाइप्स ऑफ मार्केट पे आ जाओ, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। तो मोनोपोली कैरेक्टराइज बाय वन सेलर एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड हायर बैरियर्स टू एंट्री, यस, ठीक है। मार्काट नहीं, मार्काट होती परफेक्ट कंपटीशन में। सेलर्स हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द प्राइसेस बिकॉज प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। अच्छा, अगर प्रोडक्ट आइडेंटिकल है तो सेलर्स का सिग्निफिकेंट कंट्रोल कैसे हो सकता है प्राइसेस पे, विक्रेताओं का कीमतों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण कैसे हो सकता है, जब पता है कि अगर मैं नहीं दूंगा इतने में तो किसी और से ले लेगा, जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो उसको प्राइस औकात में रखने होंगे, वो कुछ भी नहीं रख सकता है, ठीक है। ओलिगोपोली जहाँ पे क्यों कुछ डोमिनेंट सेलर्स होते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड and elasticity. Given goods are a type of inferior goods where demand may increase when price rise. प्राइस जब राइज करते हैं, दाम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तुम अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना, किस तरीके का कि ये ना वो ना ये वो ना इन्फीरियर गुड है वो तो जो ना जब इनकम बढ़ती ना तो वो फिर इसकी डिमांड, तो भैया इनकम थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे प्राइस बढ़ा रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, इनकम की कोई बात ही नहीं है। गिवन वो है इन्फीरियर गुड हैं जो गुड्स ऑफ नेसेसिटी हैं, जो लेने ही पड़ेंगे, बहुत बड़े ज़रूरी हैं, तो वो फिर कभी कभी उनकी डिमांड बढ़ भी सकती है, ठीक है। ओके अंशल जी, कोई नहीं, मोस्टली लोगों के लिए इकोनॉमिक्स पहली बार होता है, दैट इज़ द रीज़न कि काफ़ी लोगों को टफ लगता है, जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको नहीं है, क्योंकि हम अकबर बीरबल इनका नाम तो कभी ना कभी सुने होते हैं। पॉलिटिक्स से क्या हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, ज्योग्राफी हमारे नेचर से एसोसिएटेड है, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है जो हमें ना पढ़ाई जाती है ना ज़्यादा हम उसके बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं हो जाती, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट
तो जितना आसानी से मैं कर सकूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, अगर किसी को ऐसा लगता है ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोई भी बुक इकोनॉमी से कोई भी जो आपको आसान से आसान लगे खोलिएगा। जैसे कि कलम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको आप पढ़ के आइएगा, देन आपको समझ में आ जाएगा कि लेक्चर कितनी आसानी से मैं आपके अंदर डालने की कोशिश करता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं कल तो कोई तो एग्जाम्पल दे रहा था कि कब आपको चीज़ें समझ में आती हैं। कल क्या एग्जाम्पल दे रहा था मैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब आप एक्चुअल में टफ़ चीज़ें जब वो कर देखते हो ना, तब आपको पता चलता है ओके यहाँ पर तो चीज़ें थोड़ा सा काफ़ी सही तरह से चल रही हैं, काफ़ी आसानी से जा रही हैं। नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि 2 दिन बैठे रहोगे तब भी समझ आएगा नहीं, सारी चीज़ें नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं। आपको टेस्ट करना आप कर सकते हैं, नेशनल इनकम पढ़ेंगे करके आइएगा, जो लोग एकदम नए हैं पढ़िएगा पहले। ठीक है, इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज। नहीं, यस, प्राइस चाहे जितना चेंज हो वो इन इलास्टिक है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हो। ठीक है, इनफाइनाइटली इन इलास्टिक में क्या था, वहीं पे खड़ी हुई डिमांड, खड़ी हुई डिमांड वहीं पे वर्टिकल, तुरंत थोड़ा चेंज किया भाग गई। तो ये होता है इनफाइनाइटली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल बनता है इनफाइनाइटली इन इलास्टिक में। वेवलेन क्या होते हैं, जो बहुत ही सुपीरियर काइंड ऑफ गुड्स होते हैं, जहाँ पे फॉलो द दे डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मीनिंग डिमांड डिक्रीज है, नहीं, डिमांड डिक्रीज थोड़ा बहुत करेगी लेकिन ज़्यादा नहीं करेगी। ठीक है, तो उतना ज़्यादा फॉलो करते नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। अब हम करते हैं आज के लेक्चर के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करो, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन। आप ये समझो कि सारी चीज़ें आपको प्लेट पे परोस के मैंने दे दी हैं, आसान भाषा में, आसान शब्दों में। थोड़ा सा तो एफर्ट आपको मारना ही पड़ेगा अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो, और उसी बात का गेम है, उसी बात की कंपटीशन है, वहीं पे डिफरेंस क्रिएट होगा। प्लेट में परोस के दे दिया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन, सी पे हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। वाइल कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाउसिंग एज एन आइटम, इसको आप अभी रुक जाओ, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन अभी रुक जाओ इसको। ठीक है, एक सेकेंड, 1 2 के बाद 4 कैसे आ गया, खैर कोई नहीं। द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट वेल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस इज कॉल्ड एज, यानी स्टिकर प्राइस यथावत बना हुआ है, उसके हमने आकार को कम कर दिया है, इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं, रिफ्लेशन बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, या फिर डिफ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन का मतलब है चीज़ों के दाम घटना, इन्फ्लेशन की दर में गिरावट आना। रिफ्लेशन भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, बताइए जरा, व्हाट इज रिफ्लेशन। जब डिक्लाइन हो, जब डिप्रेशन चल रहा हो, डिफ्लेशन चल रहा हो, तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे, टैक्स रेट कम करे, या फिर इंटरेस्ट रेट को काटे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, दैट इज रिफ्लेशन। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज श्रिंकफ्लेशन, श्रिंक कर दिया उसको। ठीक है, ए विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल सेक्टर्स बाय द नेशनल, रुक जाओ अभी इसको करो। रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, खुदरा मूल मुद्रास्फीति गणना में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल नहीं किया जाता है। जब हम कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड बेवरेज, ठीक है, माइनस फूड आइटम्स एंड माइनस फ्यूल एंड लाइट, जो कि कैसे हैं, वॉलेटाइल नेचर के हैं। कैसे हैं, वॉलेटाइल नेचर के हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेटेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI में जो वेटेज मिलता है उसको लेके ये क्वेश्चन है, CDS 1 2024 में। फ्यूल एंड पावर हैव हायर वेटेज इन WPI than that of the primary articles, and weightage of manufactured products in WPI is higher than that of fuel and power. बताइए, तो फ्यूल एंड पावर हैव हायर वेटेज इन WPI than primary articles? नो 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 नो, प्राइमरी आर्टिकल्स का ज़्यादा था। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल का ज़्यादा है, फ्यूल का नीचे है। ठीक, तो गलत हो गया। वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन WPI इज हायर, वो उसका तो सबसे ही ज़्यादा था। ठीक है, तो हायर क्या, हाईएस्ट है उसका। तो
है कि नहीं, देखो। ओके चलो अगला करो। अब करो जरा, अब आएगा मजा। करो 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 करो, जल्दी करो। घूमती गेम चले, गज में फेम चले, नोट जितना चले लेकिन ये क्वेश्चन जरूर चले। प्राइस इंडेक्स कैप्चर्स द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज। कीमत सूचकांक पन्नों के किसी स्थिर समूह की औसत कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है। प्राइस इंडेक्स क्या था? चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज। If the price index takes value of 100, 110, 121 in 3 consecutive years, then the inflation rates in the second and third year are। इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालते हैं? नहीं कैसे निकालते हैं, ठीक है। करंट ईयर का है, सेकेंड और थर्ड पूछ रहा है ना, ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। तो सेकेंड ईयर में करंट प्राइस इंडेक्स माइनस प्रीवियस ईयर का प्राइस इंडेक्स अपॉन प्रीवियस ईयर का प्राइस इंडेक्स इनटू 100 कितना हो गया? 10%। ये तो सही है गो। अब आगे थर्ड ईयर में बढ़ते हैं। क्या? करंट ईयर प्राइस इंडेक्स माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो कितना हो गया ये हो गया 11। अब बटा 110, अब इनटू 100 10। तो ये भी 10% निकलो। 20% लिखा है, गलत हो गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है CDS 1 2024 का। समझ में आई बात? अगला करो। द WPI हैज़ इंक्रीज इन इंडिया। रुक जा अभी, ये करो। द सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिवैल्यूएशन या फिर रेसेशन? बताइए क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ऑप्शन नंबर ए। स्टैगफ्लेशन इज व्हाट? स्टैगफ्लेशन इज स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि इकोनॉमी स्टैगनेंट पड़ी हुई है, कोई डिमांड जनरेट नहीं हो रही है और साथ ही साथ वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत हो रखा है। डीवैल्यूएशन आगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। रेसेशन मैंने आपको बताया है, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा हो, डाउन टर्न चल रहा हो इकोनॉमी में, दैट इज रेसेशन। और जब बहुत ही सस्टेन्ड टाइम पीरियड के लिए चल रहा हो, बहुत भयंकर जा रहा हो, तो उसको हम डिप्रेशन बोल देते हैं, जो 1929 से 39 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लीड टू इन्फ्लेशन? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? बताइए, मुद्रास्फीति की ओर कौन ले जा सकता है? हाँ, सौरभ साहा 20 रुपए। अच्छा। रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटगोइंग सप्लाई। सप्लाई उतनी, ठीक है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, उससे ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो फिर चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ें तो उतनी ही हैं, तो बढ़ाने ही पड़ेंगे डिमांड। ठीक है, मतलब पैसे। The DPIIT, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, has revised the base year of 8 core industries having a combined weight of about 40.27%. Which of the following is not one of the 8 core industries? तो 8 core industries मैंने हमने देखी थी कौन कौन सी, इनमें से कौन सी वो नहीं है? बताइए। नहीं गोविंद जी, बैच में मैथ्स नहीं है। ठीक है, कोल बिल्कुल है, रिफाइंड प्रोडक्ट बिल्कुल है, ठीक है, सीमेंट बिल्कुल है, रबर प्रोडक्ट नहीं थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी था, क्रूड ऑयल था, स्टील था। हाँ, सारे कर्व नहीं पढ़े, एक ही कर्व पढ़ा है, फिलिप्स कर्व। इसको मैच करके देख लो, अगर निकल सकता है क्वेश्चन तो, नहीं तो बाकी कर्व आगे पढ़ेंगे। तो फिलिप्स कर्व इज़ अबाउट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सो बी का 1 हो जाएगा, इन दोनों में आंसर होगा। बाकी पढ़े नहीं है। लॉरेंस इनइक्वालिटी कर्व होता है तो 3 हो जाएगा, लैफर कर्व टैक्स वाला होता है तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, बाकी भी पढ़े नहीं है वो। सिचुएशन इन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली अलॉन्ग विद रैपिड इन्फ्लेशन। किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं जहां त्वरित मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि धीमी गति से हो, यानी कि ग्रोथ स्लो है और इन्फ्लेशन भी है। स्टैग्नेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन। इन्फ्लेशन है ही नहीं यहाँ पे, एकदम भयंकर गिरी जा रही है, रुकी हुई है। इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन तो इन्फ्लेशन का उल्टा है, स्टैगफ्लेशन है ना। स्टैग्नेंट भी और इन्फ्लेशन भी है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू। रोजगार स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टरों में बांटा जाता है? तो हमने देखा रोजगार के आधार पे, मतलब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित।
द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी और इन द डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज। प्रौद्योगिकी अथवा विशेष उत्पादों की मांगों में परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? जो कि चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। फ्रिक्शनल तो क्या है? सर्च अनएम्प्लॉयमेंट या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करते हैं। स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है। अच्छा गौरव, तुम भी 20 रुपये दोगे। साइक्लिकल क्या है कि जब रिसेशन जैसी सिचुएशन आती है तब कुछ टाइम के लिए काफ़ी लोगों की जॉब चली जाती है, फिर से आ जाती है, फिर चली जाती है, दैट इज साइक्लिकल। डिस्गाइज जो हमें इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, प्रचंड जो है तो लेकिन दिख नहीं रही है, ठीक है। चलो अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज स्लोली देन इट्स पोटेंशियल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस। जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर उसकी क्षमता से धीमी हो तो बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है। यस होती है। अगर अपने पोटेंशियल से कम ग्रो कर रही है, अगर तो ग्रो कर रही है फुल, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय चेंजेस इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और ड्यू टू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हो गया एआई की वजह से, या फिर पर्टिकुलर जो है चेंजेस की वजह से वो हो गया, तो ये भी सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी देखा था हम लोगों ने, जैसे नई टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाए। रिसेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यस, एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव। अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो सकता है कि कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट 2%, हाँ 2% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जितने लोग को मिल सकता है उसमें से 2% लोग, 3% है तो 3% है, जीरो है तो मतलब हर किसी को एम्प्लॉयमेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई? जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में ऊपर कैसे जा सकता है कोई पॉइंट, ठीक है, वैसे ही नेगेटिव कैसे हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो भी फुल एम्प्लॉयमेंट में भी पॉजिटिव तो होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है। द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज इन द पैटर्न ऑफ वर्क अवेलेबिलिटी, ठीक है। जो जॉब मिल रही है और जो चाहिए उनके बीच में अंतर है। नौकरी संबंधी रिक्तियों के क्षेत्रीय अथवा व्यावसायिक पैटर्न और कामगारों की उपलब्धता के पैटर्न में वो है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, ठीक है। अब करो जरा दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन। चलो, इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन? अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या है? अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अभिजीत सेन वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द WPI विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन। अभिजीत सेन इस कमिटी के जो थोक मूल्य सूचकांक ये समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। उसने रिपोर्ट अपनी कब सबमिट करी थी? 2004, 8, 10 या 6? तो 2006 में रिपोर्ट सबमिट करी थी, ओके। और इसी के उससे बेस ईयर को रिवाइज किया गया था 2004-5, फिर 2011-12 हुआ और अब 2022-23। नॉट अ पुश फैक्टर फॉर हो, ये ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स का बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी बता सकते हो। पुश मतलब ढकेला जा रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डी जो है ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पुल फैक्टर है। एक कोई चीज़ बुला रही है कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है, तो पुल फैक्टर है ये। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? क्रिटिसिज्म ऑफ द रिफॉर्म्स मीन व्हाट डज द टर्म जॉबलेस ग्रोथ? कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब नहीं है। द इकोनॉमी ग्रू बट नॉट इनफ न्यू जॉब्स वर क्रिएटेड। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू द रेगुलर सीजनल चेंजेस इन अ ईयर। सीजनल चेंज हो रहा है, सीजनल हो रहा है मतलब क्या होगा बता? क्यों? सीजनल है तो फ्रिक्शनल होगा, स्ट्रक्चरल होगा नहीं, सीजनल होगा, सिंपल। व्हाट इज द टर्म फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर इन इकोनॉमिक्स? तो अर्थशास्त्र में घर्षण बेरोजगारी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ड्यू टू सीजन नहीं, सीजनल होगा। रिसेशन साइक्लिकल होगा, ठीक है। टेम्पररी जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो सर्च अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसकी बात हो रही है। व्हाट डज द CPI स्टैंड फॉर? CPI मुद्रास्फीति का एक माप का पूरा नाम क्या है? क्या है देख रहे हो कितना एडिक्विटी पैटर्न है भाई, इतना आसानी से थोड़ी ना हो जाएगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो नए टीचर ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर अ परसिस्टेंट डिक्लाइन इन द जनरल प्राइस लेवल? तो सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी, अपस्फीति। अ सिचुएशन विद वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन वेयर मनी लूजेज इट्स वैल्यू वेरी क्विकली इज कॉल्ड एज। बहुत हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और मनी की वैल्यू लूज होती जा रही है, उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जो वेनेजुला श्रीलंका वगैरह में देखने को मिला था, झोला भर भर के लोगों को ले जाना पड़ रहा था कैश। इन इकोनॉमिक्स स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाई। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति जनित मंदी एक कठिन आर्थिक स्थिति को संदर्भित करती है जिसकी विशेषता क्या होती है? स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाई हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, स्टैगनेंट है। व्हाट डज WPI स्टैंड फॉर? भाई ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, एडिक्विटी पैटर्न है। हाँ, डीप में पढ़ना पड़ेगा, NCERT लाइन बाई लाइन, वो भी अभी बात तो सही। चलो आगे बढ़ो। अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड कैन लीड टू विच इकोनॉमिक कंडीशन? कुल मांग में गिरावट से कौन सी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है? फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड ही कम हो गई है, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशनरी क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक बूम। बूम तो तब होता है जब इकोनॉमी में जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उसको बोलते हैं बूम। समझ में आई चीज़? बूम है जहाँ पे जितना एक्चुअल में होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। फुल एम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशनरी गैप, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। इन्फ्लेशनरी गैप समझाया था, डिफ्लेशनरी गैप समझ में आ गया, ठीक है, वही है आपका 31B डन। इन दी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बताइए। अल्पविधि फिलिप्स, अरे भाई एडिक्विटी पैटर्न, आराम से थोड़ा संभाल के, ऐसे नहीं कि तुरंत कूद पड़े। इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर नेगेटिवली रिलेटेड, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। यस, एज पर द केनेशियन फ्रेमवर्क अनएम्प्लॉयमेंट कैन एग्जिस्ट ड्यू टू, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो सकता है? इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, ये केनेशियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग पूछा इसने। इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, रिजिड प्राइसेस, फ्लेक्सिबल वेजेस। फ्लेक्सिबल वेजेस से क्या लेना देना अनएम्प्लॉयमेंट का? रिजिड प्राइसेस, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ लेबर, नहीं भैया, इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द इकोनॉमी व्हेन एक्सपेरियंसेस नेगेटिव ग्रोथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर? 2 क्वार्टर के लिए नेगेटिव ग्रोथ मिले, डिप्रेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन तो हो नहीं सकता है, इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ, रिसेशन, और रिसेशन ही आगे जाके बहुत बढ़ जाता है तो उसको डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है वो। व्हाट टर्म रेफर्स टू अ पर्सन हु इज विलिंग टू एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट? बताओ, जितना पैसा मिल रहा है उतने में उसको रोजगार नहीं करना है, काम करना चाहता है, ठीक है, काम कर भी सकता है लेकिन नहीं काम मिल रहा है, अनएम्प्लॉयड है उसको बोलते हैं, ठीक है। डिस्गाइज तो मतलब होता है कि काम कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्टिविटी इसकी 0 है। ओके, कोर इन्फ्लेशन, EPFO में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? तो कोर इन्फ्लेशन होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल, तो नीदर 1 नॉट 2, क्योंकि बोल रहा है कि इसमें क्या इंक्लूडेड है, कोई इंक्लूडेड नहीं है। ये फूड और फ्यूल या फिर एनर्जी को हटाते हैं हेडलाइन में, तभी आता है कोर। व्हाट इज द टर्म फॉर द इकोनॉमिक फिनोमिना वेयर हाई इन्फ्लेशन इज कंबाइंड विद स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ? उच्च मुद्रास्फीति और स्थिर आर्थिक विकास के संयोजन को क्या आर्थिक घटना कहते हैं? व्हाट इज द इकोनॉमिक फॉर हाई इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ? स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर C। Which of the following statements is or are correct in respect of inflation in India? Core inflation includes the price of food and energy. No, हटा देते हैं। Headline inflation exclude food inflation. No, उसमें तो होता है। Headline inflation is more volatile in nature than core inflation. Yes, क्यों? क्योंकि इसमें फूड एंड फ्यूल होता है जो कि वोलेटाइल होता है, फिर उसको हटा देते हैं तो कोर मिल जाता है, इसीलिए ओनली C। देख रहा हो, राजस्थान में PCS ऑफिसर बन चुके हो तुम, कैसा लग रहा है तुमको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी है? रेलवे में NTPC बन लो गाइस। अ वर्कर बीइंग अनएबल टू फाइंड अ जॉब ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ठीक है, ऐसा कैसा डिस्क्रिमिनेशन? अ वर्कर बीइंग अनएबल टू फाइंड अ जॉब ड्यू टू अ लैक ऑफ स्किल्स इन न्यू एंड एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री, ठीक है, स्किल उसके पास नहीं है। साइक्लिकल, ठीक है। Which type of unemployment is most prevalent in Indian agriculture during the non-sowing season? Non-sowing season के टाइम पे। सर ये क्या नहीं मारे? अरे भैया, नॉन सोइंग सीजन के टाइम पे, जब बुआई वाई नहीं होती उस टाइम पे सीजनल अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज होता है जब ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तब। हाँ, व्हाट इज द, वैसे तो अभी पढ़ाया नहीं है इसको, पढ़ाएंगे कहाँ पे? 5 ईयर प्लान में पढ़ाएंगे इसको, ट्राइसम को, ठीक है। बट फिर भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ट्राइसम इज अपग्रेडिंग स्किल्स ऑफ रूरल यूथ टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग, फुल फॉर्म से ही पता चल रहा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट
इज कॉमन इन रूरल इकोनॉमीज। कहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा? तो भैया एग्रीकल्चर में है, ऑप्शन नंबर सी। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है? वो अर्बन में आपको देखने को मिलेगा। डिसइन्फ्लेशन को लेके कौन सा सही है? CPO 2022, अ सिनेरियो व्हेन इन्फ्लेशन इज मेनली ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ ओनली अ फ्यू कमोडिटीज एंड नॉट ऑल क्वांटिटीज। इसको क्या बोलते हैं जरा बताइए तो, इसको क्या बोलत हैं जल्दी बताओ। एंड ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइसेज ओवर स्पेसिफिक पीरियड, ये तो डिफ्लेशन हो गया। और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन स्पेसिफिक, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये तो डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन की रेट में गिरावट हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज स्क्यूफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्क्यूफ्लेशन। ओके 45 तक करेंगे, बट मेरा सांस फूल रहा है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया व्हेन पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पीरियड। थोड़ा वही बार बार क्वेश्चन है यार, ठीक है, बार बार। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अप्रोप्रिएट कॉज क्या है? उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? भारत की बात कर रहा है, हाई एजुकेशनल सिस्टम है, मतलब उच्च शिक्षा प्रणाली, इसलिए लोग बेरोजगार हैं। अच्छा, अगर उच्च शिक्षा प्रणाली होगी तो लोग बेरोजगार होंगे, मतलब नेगेटिव चीज़ की वजह से, पॉजिटिव चीज़ की वजह से होगी। एनवायरनमेंट कंडीशन अच्छी नहीं है, यहाँ पे गर्मी लगता ज़्यादा पड़ती है इसलिए। अच्छा, तो दुबई वगैरह में तो फिर तो लोग तो एकदम सब रोड पर टहलने चाहिए। क्यों? लैक ऑफ लेबर फोर्स, ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या। मेन वर्कर कौन होता है? देख रहे हो, एडिक्विटी पैटर्न है, पहले भी पूछ चुका है TCS में, लेकिन तो क्या हुआ? एडिक्विटी पैटर्न जब तक नहीं बोलेंगे तब तक माहौल कैसे बनेगा? है डर कैसे बनेगा थोड़ा सा? लाडली जू, तुम्हारे यूज़र नेम की वजह से जो है मैं तुम्हें आड़े हाथ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो अब क्या ही बोलूँ। बोलने आ रहे फिशर क्वांटिटी थ्योरी रह गई है मालिक। बीच में क्या करने गई थी आप? राधा राधा नाम जब करने गई थी, क्या हो गया था बताइए? हो चुका है भाई, हम लोग कर चुके हैं। फॉर 183 डेज और मोर, उसको बोलते हैं मेन वर्कर, और उससे कम है तो मार्जिनल वर्कर है। What is the empirically fitted relationship between the rate of change of money, wage and rate of unemployment known as? Rate of change of money, wage and rate of unemployment, क्या बोलते हैं उसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी क्या है? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लिप्स करो, ठीक है। वॉट टाइप, ठीक है, सब कर लोगे यार, ये सब 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 अब आपको पता है मनरेगा पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता है, लेकिन अभी जी राम जी आ चुका है, जी राम जी में 125 दिन काम मिलेगा, ठीक है। इसको लेके एक सर्च करना, सीजल मेंस का जिस दिन पेपर था, जी राम जी टेलीग्राम में सर्च करना, मैंने कुछ तो डाला था, कुछ पॉइंटर्स डाले, तो उतना कर लोगे, उसके बाद आएगा नहीं पेपर में, से तो करवा देंगे, क्योंकि अगले सीजल में यानी कि 2026 वाले में आने के बहुत चांसेस हैं। और मैंने जिस दिन सीजल मेंस का पेपर था उसी दिन मॉर्निंग में ही डाला था, और कोइंसिडेंटली वो जीके में नहीं इंग्लिश में आ गया जो सुबह डाला था। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी 2, तो सोशल सिक्योरिटी किसको वो होती है? रिवाइज भी करवा दिया करो दीपक वर्मा, सब हम ही करवा दें हैं, पिछले उसके क्वेश्चंस भी लगवा दें, इसके भी पूरे जम के क्वेश्चन लगा दें, यूपीएससी के लगवा दें, यूपीएससी के भी सारे पेपर के लगवा दें, एसएससी के भी क्वेश्चन लगवा दें, रेलवे क्वेश्चन लगवा दें, रिवाइज भी हम ही करवा दें, और फिर उसके ऊपर तुम बोलोगे सर लेक्चर बड़ा बहुत हो जाता है हैं। ये जो कर रहे हैं ये क्या है? रिवीजन ही तो चल रहा है, एक्टिव रिवीजन ही तो चल रहा है कि भाई आप क्या क्या चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उसको आप अप्लाई करके देखो। लेकिन अब ठीक है, आप तो अभी कर रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन आप देखो कितने लोग भाग चुके हैं। अब क्यों भाग चुके हैं? मैंने तो नहीं भागा है, अब उनकी मर्जी। लेकिन ये रिवीजन का एक फॉर्म ही होता है जब हम क्वेश्चन लगाते हैं। आपको ऐसा नहीं कि तुरंत लगाना है, वीडियो उसको पॉज करो, खुद से सोचो, अगर आपको नहीं लग रहा जल्दी, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जल्दी हो जाते हैं, बाकी नहीं होते हैं तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। अगर आता है, नहीं आता है तो पूरा टाइम लो अभी, क्योंकि हमें टाइम मैटर नहीं करता है कि कितना जल्दी और आपको करना है, ठीक है। आप आराम से भी कर सकते हो उसको, क्योंकि अभी टाइम मैटर नहीं करता। सारे खत्म हो गए, सारे करवा दिए आज, ठीक है। ये सब तो सब बेकार क्वेश्चन है, वही अनएम्प्लॉयमेंट पे ख़त्म हो गया हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। ऑलराइट, सर अब उत्तराखंड कब आ रहे हो? आगे चले भी गए, तुम बोल रहे हो आओगे कब? 38 फिर से बता दीजिए। अच्छा, कोर इन्फ्लेशन पढ़ा चुके हैं भाई, तुम लोग कहाँ रहते हो?